जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो ये आपका रहने वाला है मैराथन सेशन, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आपका गाइडेंस और काउंसलिंग का पेपर है और आप चाहते हैं कि जितना भी आपके पेपर में टू द पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप कहीं एक जगह देख लें, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेशन आपका ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, तो अगर कोई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी कि उनके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में। क्लियर है? तो मैराथन सेशन आपका रहने वाला है। पेपर है आपका बीएड का गाइडेंस एंड काउंसलिंग। पेपर में एमजीकेवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पेपर में जितने प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उसके पहले जो भी आप लोग पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की और भी जो आपके पेपर की चीज़ें आएँ और जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वाली वीडियो आए वो आप तक ईजिली पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये पहला क्वेश्चन लेने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि बहुत लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं क्लियर होता है, जिसकी वजह से मैं आपको जितना भी आगे क्वेश्चन बताऊंगी इन्हीं दोनों के बेस पे होगा, या तो वो गाइडेंस से संबंधित होगा या तो वो काउंसलिंग से संबंधित होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि गाइडेंस और काउंसलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार कहती हूँ कि आप कुछ अच्छी चीज़ों को गेन करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको भी रेडीनेस अपने अंदर तत्परता लानी होगी कि नहीं, आपको वो चीज़ सीखना है, तो आप अच्छे से बैठकर कंसंट्रेट होकर के उस चीज़ को सुन रहे हैं और कॉन्सेप्ट बनाने के ऊपर थोड़ा फॉर्मेशन करिएगा, क्योंकि आगे भी ये चीज़ आप आगे नेट का पेपर देना चाहते हैं, चाहे आप आगे जाएंगे टीचिंग लाइन में हैं, तो ये चीज़ें आपसे निश्चित ही आगे मिलेंगी। लेट्स सी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सबसे पहला है गाइडेंस रिफर्स टू एन एडवाइस और रेलिवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वेयर एज काउंसलिंग रिफर्स टू अ प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय अ काउंसलर टू हेल्प द पर्सन और टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। यहाँ अगर सिंपल शब्दों की बात की जाए, लिखा मैंने सिंपल शब्दों में ही है। गाइडेंस क्या होती है? एक प्रकार से हेल्प। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि टू पॉइंट आउट। गाइडेंस का अगर हम मतलब की बात करें तो इसके मतलब में क्या आता है? टू पॉइंट आउट, टू हेल्प, टू डायरेक्ट, टू असिस्ट। मतलब यहाँ पे एक असिस्टेंस होती है जो कि दी जाती है किसमें? गाइडेंस में। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक आप कह सकते हैं पीस ऑफ एडवाइस है आपका कौन? गाइडेंस। जबकि जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग हमेशा एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है। गाइडेंस आपको कोई भी दे सकता है, आपका दोस्त दे सकता है, आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, बट काउंसलिंग हर कोई नहीं कर सकता। काउंसलिंग जब भी शब्द आता है परामर्श, जिसको हिंदी में कहेंगे, और गाइडेंस को निर्देशन, तो ये जो परामर्श है ये एक प्रोफेशनल व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जो अपने उस फील्ड में स्पेशलिस्ट होता है, उसके पास कुछ डिग्रीज होती हैं, वो ही आपकी काउंसलिंग करा सकते हैं। सो इट इज़ अ प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय अ काउंसलर टू हेल्प अ पर्सन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। इसके साथ जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसको क्या है? प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ही हैं, स्टार्टिंग से लेकर के क्लास एलकेजी, प्रेप, नर्सरी पास किया होगा, आपने 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, कितने लोग पीजी पास होंगे, कितने लोग का फिर बीएड आप कर रहे हैं। तो इस रास्ते में बहुत आपने गाइडेंस आपको बहुत सारे लोगों ने दिया होगा कि ये कर लो, ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर लो, ऐसे कर लो। इसके साथ बहुत सारी और भी लाइफ रिलेटेड गाइडेंस है, बहुत सारे तरीके गाइडेंस होते होते आज आप इस प्रकार से इस हद तक आए हैं। सो गाइडेंस आप देखेंगे तो इसका स्फेयर क्या है? बहुत बड़ा स्फेयर है। क्या है? काफ़ी बड़ा स्फेयर है इसका। गाइडेंस के अंदर ही आप देखेंगे तो काउंसलिंग एक पार्ट में आ जाता है। अब मान लीजिए इसी गाइडेंस की राह में आप जा रहे हैं और आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, एजुकेशन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है, या फिर आप कह लें कि कुछ ऐसी समस्या हो गई कि जिससे कि आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, उसका सल्यूशन आपके अगल बगल वाले के पास है ही नहीं, तो उस केस में आप बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है, देन यू नीड अ प्रोफेशनल। जैसे कि तब आप आएंगे काउंसलिंग के लिए। जब आपके पास कोई समस्या होगी, गाइडेंस हम किसी भी चीज़ की ले लेंगे, इसका टॉपिक बहुत वेरी करता है, बट काउंसलिंग कब हम लेते हैं कि जब हमें कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर समस्या होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो बच्चा है तो ये क्या करेगा कि अब इसको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए इसकी शादी हो गई है, तो इसको लाइफ में जो
एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, बहुत उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, तब यहाँ पर ये काउंसलिंग के लिए आएगा। तो एक चीज़ यहाँ से निकल कर के आ रही है कि काउंसलिंग एक छोटी सी एरिया को डिनोट कर रहा है, जबकि गाइडेंस एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट को शो कर रहा है। गाइडेंस के अंदर ही काउंसलिंग एक पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर भी तो एक स्पेसिफिक पार्ट है ना जिससे हम लोग डील कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। बट ये हेल्प हर कोई दे रहा है तो वो गाइडेंस है, बट अगर वही हेल्प हम जब पैसा लगा करके जाएंगे प्रोफेशनल के पास तो वो क्या हो जाएगी, काउंसलिंग। काउंसलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई ना कोई समस्या आपके समक्ष होनी ही होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर है? यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो पहला आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए, चाहे डेफिनेशन याद करी होगी अपने गाइडेंस की भी, एक काउंसलिंग की भी, तो पहले पॉइंट में डेफिनेशन राइट कर देंगे बिना सोचे समझे। नेक्स्ट, टॉपिक ओरिएंटेड। गाइडेंस टॉपिक ओरिएंटेड होता है, भाई आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, सर ने क्लास में बता दिया, सबने सुन लिया, सबने जान लिया, तो ये टॉपिक टू टॉपिक करता है। बट गाइडेंस जो आपकी काउंसलिंग है, परामर्श, वो सदैव ही समस्या केंद्रित होता है, समस्या के अनुसार काउंसलिंग दी जाती है। गाइडेंस का इंस्ट्रक्शन सबके ऊपर लागू हो जाएगा, बट काउंसलिंग का जो आपका निर्देशन आएगा वो सबके ऊपर नहीं आएगा, वो आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड एक्सट्रोवर्टेड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा ना, निर्देशन बहुत, इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है, बहुत आउटर है। तो एक्सट्रोवर्टेड इसका नेचर होता है, बहिमुखी इसका जो होता है, और इसका इंट्रोवर्टेड होता है। इसमें एक व्यापकता होती है आपके गाइडेंस में, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नेचर है, अप्रोच है। जबकि अगर आप देखेंगे तो एक ही टॉपिक पर, एक ही समस्या पर इन डेप्थ आप जो है क्या करते हैं, अध्ययन करता है काउंसलर, तो वो काउंसलिंग है। हेल्प इन चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, आप गाइडेंस ले रहे हैं, सबने आपको बता दिया, गाइड कर दिया कि 10th के बाद ये विषय हैं, ये हैं, बट चुनना आपको ही है, और वो आपको उस जो भी प्रेजेंट है, मतलब समझिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतनी चीज़ें प्रेजेंट है, आपको नहीं पता था कि इतनी चीज़ें प्रेजेंट हैं, आपको बताया गया कि भाई ये प्रेजेंट है, इसमें से एक अपने हिसाब से चुन लो, देखो ये वाला तुम्हारा अच्छा रहेगा, इसको पढ़ोगे तो ये अच्छा रहेगा, तो आप गए, आपने चुन लिया कि नहीं हम तो इसको चुनेंगे, आपने चुन लिया। दिस इज़ व्हाट इज़ गाइडेंस, कि आपने सिर्फ गाइड किया, उस इंसान को असिस्ट किया आगे तक पहुंचने में। बट जब काउंसलिंग की बात होती है ना, तो यहाँ पे पहले से चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती है। जो काउंसलर होता है ना, वो आपके अंदर एक इंसाइट को डेवलप करता है, क्या करता है, एक सूझ को डेवलप करने का काम करता है, कि जो समस्या, चाहे वो प्रॉब्लम आपके लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, आपके वोकेशन से हो, आपको मनोवैज्ञानिक कोई प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलने का सल्यूशन देना, उससे आपके अंदर उस एबिलिटी को जनरेट करना कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकें, वो काम करता है काउंसलिंग। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान से इसके डिफरेंस को समझिएगा, तब बाकी का आप ऐसे ही एज इट इज़ आप कर लेंगे। Help in choosing best alternative, and this change the perspective of the person so that he get a solution. पर्सपेक्टिव को, उस नज़रिए को ही बदलता है कि भाई आप एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपने अपने आप को सीमित कर रखा है, आप चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। ठीक इस प्रकार से ये एक ब्रॉड एरिया होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि निर्देशन के अंदर सारी चीज़ें क्या है, आपकी सम्मिलित हो रही हैं। जबकि अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग एक नैरो, शॉर्ट और लिमिटेड एरिया, क्योंकि काउंसलिंग एक पार्ट है जो कि प्रॉब्लम सेंट्रिक है, बट आपका गाइडेंस बहुत ब्रॉड है। गाइडेंस इंडिविजुअल में भी हो सकता है, ग्रुप में भी, मतलब अकेले भी हम बता सकते हैं, ग्रुप में भी, जैसे टीचर्स बता देते हैं, घर पे देखेंगे तो पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं, सबको बैठा करके, तो दैट इज़ गाइडेंस। दादा दादी बता रहे हैं, कोई भी जो आपसे अधिक उस क्षेत्र में नॉलेज रख रहा है। बट मेनली आप देखेंगे तो काउंसलिंग इंडिविजुअल ही होती है, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्याओं को काउंसलर हल करता है। टाइम मनी से इकोनॉमिकल होती है, इकोनॉमिकल इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर एक बार में ही आप सबको बता दे रहे हैं, समय भी बच रहा है, बार बार सबको आपको एक चीज़ नहीं बोलना है। बट ये कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें आपको बार बार जो है सेशंस करने होते हैं, प्लस भाई जिसने ट्रेनिंग लेकर के आया है, जो प्रोफेशनल है, तो वो भी तो अपने कुछ 2 पैसे के लिए करेगा।
लेस कॉन्फिडेंशियल, इसमें गोपनीयता उतनी नहीं होती है। जबकि आप देखेंगे जो आपसे पैसे लेगा, जो इंडिविजुअल करेगा, तो गोपनीयता तो वहीं होगी ना, ग्रुप में तो कभी भी गोपनीयता हो ही नहीं सकती। तो ये तो ईजी है, ये पॉइंट आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद आ जाएगा। इंस्टेंट सोल्यूशन देने का काम करता है, या यूँ कह लीजिए बेस्ट अल्टरनेटिव देने का काम करता है आपका गाइडेंस। जबकि लॉन्ग जर्नी होती है आपकी किसकी, काउंसलिंग की। जैसे मतलब ये है कि अगर आज आप गए किसी सेशन में, आपको गाइड मिल गया, अब ये नहीं कि आप रोज़ रोज़ उसके घर ही जाओगे कि नहीं भाई बता इसके आगे क्या करूँ, नहीं। जबकि काउंसलिंग में क्या है कि आपको सेशंस पे सेशंस होते हैं, आपके 3-4 सेशंस तो मिनिमम होते हैं कि हाँ ठीक है, अब आप इतना, आपको उस काउंसलर ने बता दिया कि ये चेंज अपने अंदर करिए, इसको पहले अप्लाई करिए, फिर हम लोग 10 दिन बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार से सेशंस होते हैं। नॉट नीडेड अ प्रॉब्लम, गाइडेंस में किसी समस्या की नीड नहीं होती है। जबकि अगर काउंसलिंग करना है तो वहाँ समस्या होना अनिवार्य है, अगर समस्या नहीं तो काउंसलिंग नहीं। क्लियर। गाइडेंस इंक्लूड काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो आपका गाइडेंस है इसके अंदर ही काउंसलिंग आ जाता है। लेकिन काउंसलिंग के अंदर गाइडेंस हो ये ज़रूरी बात नहीं है, वाइस वर्सा अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा, इस बात को ध्यान देंगे। गाइडेंस इज़ मेनली नीडेड बाई ऑल, गाइडेंस की ज़रूरत सबको पड़ती है। जबकि काउंसलिंग नीडेड टू दोज हु हैज़ सम स्पेशल प्रॉब्लम्स, जबकि काउंसलिंग की ज़रूरत किसको होगी, जिसको थोड़ी विशिष्ट समस्याएं होंगी। जैसा मैंने बताया, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, वोकेशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इमोशनल जो है ब्रेकडाउन है, ये सारी समस्या में आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 12 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। आपने अगर कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप इजीली लिख ले जाएंगे। देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। पहले आप जब पॉइंट लिखेंगे तो वहाँ आप डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे। आफ्टर डेफिनेशन आप देखेंगे कि ये जो है टॉपिक सेंटर्ड है, ठीक है। टॉपिक सेंटर्ड होने के बाद आप बताएंगे कि जो गाइडेंस है उसके अंदर ही कौन है, काउंसलिंग है। गाइडेंस के अंदर ही काउंसलिंग है, लेकिन क्या काउंसलिंग के अंदर गाइडेंस से ये पॉसिबल हो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हर बार नहीं होता है, ठीक है। गाइडेंस इसके साथ जब ये इसके अंदर मतलब गाइडेंस के अंदर काउंसलिंग निहित हो रहा है तो इसका मतलब है कि गाइडेंस का फील्ड कैसा होगा, बहुत ब्रॉड फील्ड होगा। ब्रॉड फील्ड होगा तो गाइडेंस को क्या समस्या की ज़रूरत होगी, तो नहीं, ये बिना प्रॉब्लम के भी हर कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि काउंसलिंग में तो ज़रूरत है। काउंसलिंग आप गाइडेंस आप तुरंत पा सकते हैं, तुरंत इंस्टेंट। जबकि क्या काउंसलिंग तुरंत पा सकते हैं, नहीं, इसमें आपको सेशंस पे सेशंस करना होगा। तो जब सेशन पे सेशन करेंगे तो आप पैसे भी तो देंगे भाई, तो ये आपका कॉस्टली पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस्टली पड़ जाएगा, और वहीं इसके अपोजिट ये आपका इकोनॉमिकल पड़ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइडेंस में कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं होता है, ठीक। आपको वो गाइडेंस कोई भी गाइड कर सकता है जो हेल्प देनी है, लेकिन काउंसलिंग में एक प्रोफेशनल एडवाइज़र ही चाहिए होता है, जिसको हम काउंसलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो है काउंसलिंग देते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक समस्या नहीं होती, लेकिन इसमें समस्या होती है, और वो समस्या किसी भी अलग विभिन्न क्षेत्र से यहाँ पर हो सकती है। गाइडेंस में हम किसी समस्या की बिल्कुल जड़ तक नहीं जाते हैं, मतलब ठीक है हमने उसको असिस्ट कर दिया, जो प्रेजेंट चीज़ें हैं उतने में ही बता दिया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है। जबकि काउंसलिंग में हम नज़रिया बदलने का काम करते हैं, उसके अप्रोच को चेंज करने का काम करते हैं, एक सकारात्मक अभिवृत्ति का उसके अंदर जो है निर्माण करने का काम करते हैं। क्लियर है इतना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज़ वोकेशनल गाइडेंस। मैंने लॉन्ग में भी आपको वोकेशनल गाइडेंस करवा रखा है कि पर्सनल गाइडेंस क्या है, वोकेशनल गाइडेंस क्या है, एजुकेशनल गाइडेंस क्या है। तीनों मैंने एक ही वीडियो में कराया है कि भाई गाइडेंस के प्रकार, निर्देशन के प्रकार, उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन इसी प्रकार से प्रोफेशनल भी पेपर में आया हुआ है, उसको मैंने राइट नहीं किया है क्योंकि लॉन्ग में ऑलरेडी है। तो आपको 10 जगह 10 बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप शॉर्ट में उन्हीं चीज़ों के उन्हीं क्वेश्चन के साथ आपको असिस्ट करना है जो क्वेश्चन आपके लिए न्यू है, जो लॉन्ग में ऑलरेडी, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। यूनिट 2 में आया ही आना है, वो तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा, तो वो आपके पास चॉइस नहीं है, उसको देख लेंगे वीडियो तो आप फ़ायदे में रहेंगे, एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वोकेशनल गाइडेंस की बात करें, व्यावसायिक निर्देशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसकी बात करूं तो फ्रैंक पार्सन, जिसको हम फादर ऑफ गाइडेंस भी कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले वोकेशनल गाइडेंस टर्म का यूज़ किया। इसके साथ आपको ये भी जानना है कि जो प्लेटो हैं, पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि प्लेटो ने भी गाइडेंस को, निर्देशन को काफ़ी महत्व दिया है, जिसमें व्यावसायिक निर्देशन को भी उन्होंने महत्व दिया है। वो उनके क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ आपके दिमाग में, मस्तिष्क में इस चीज़ को बैठा लीजिए कि जब भी वोकेशनल गाइडेंस का नाम आए तो फ्रैंक पार्सन प्लस प्लेटो, दो का नाम आपको याद होना चाहिए।
अब यहाँ एक डेफिनेशन का यूज़ हम कर रहे हैं क्रो एंड क्रो की। इट इज़ यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ असिस्टेंट गिवन टू द लर्नर टू चूज़, प्रिपेयर फॉर एंड प्रोग्रेस इन ऑक्यूपेशन। व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है? व्यावसायिक निर्देशन वो है कि जिसमें व्यक्ति को हम क्या करते हैं, एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एक मदद देते हैं ताकि वो अपने जो है चूज़ कर सके, उस पर तैयार हो सके और आगे प्रगति कर सके किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी वो जो कार्य करने जा रहा है, जो वो चुनाव कर रहा है उसका चुनाव कर सके, उसमें सेलेक्ट हो जाए अच्छे से और उसमें जो है वो प्रगति कर सके। अगर कोई व्यक्ति है जिसको वोकेशनल गाइडेंस चाहिए तो कुछ सवाल हैं जो उसको अपने आप से उसके मन में आने चाहिए, जैसे व्हाट शैल आई डू इन लाइफ, मुझे क्या करना है। वॉट कैन आई बेस्ट फिटेड फॉर, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं बना हूँ, कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना। हु कैन गाइड मी इन माई सिलेक्शन ऑफ माई करियर, मुझे कौन गाइड कर सकता है। जब ये सवाल आपके दिमाग में आता है, जब आप एक अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, कुछ अपने इंडिपेंडेंट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, आप सोचते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कहाँ से मैं अर्न कर पाऊँगा, मुझे ये सारी चीज़ें कौन बताएगा। तो ऑल दिस क्वेश्चन शुड आस्क बिफोर सीकिंग अ वोकेशनल गाइडेंस। तो अगर आप वोकेशनल गाइडेंस जो है लेते हैं तो ये सारे प्रश्न उससे पहले के होते हैं कि जो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में आते हैं। क्लियर इतनी बात? तो ये यहाँ पर मेरा डायग्राम जो है मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं ही नहीं आप लोग को शो करूँगी, जो मैं बार बार कहती हूँ कि अपने आंसर्स में डायग्राम का यूज़ करिए, आंसर्स में नीट क्लीन रखिए, तो अगर मैं ही उसमें जैसा भी मुझे आता है, क्योंकि जानते हैं कि इस लेवल पे सबका डायग्राम या फिर छोटी मोटी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, कुछ लोगों की अच्छी होती है, बट मैंने इसलिए यहाँ पर आपको बना के दिखाया है ताकि आंसर में आप इसको भूलें ना कि आपको बनाना है एग्ज़ाम में भी। सो ये मैंने एक वोकेशनल गाइडेंस को दिखाने का काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सोच रहा है, अगर जिसको न समझ में आए तो मैं बता दे रही हूँ कि ये सोच रहा है। यहाँ पर मल्टीपल वेज है और उसके बाद यहाँ पर इसको वोकेशनल गाइडेंस दिया जाएगा कि आपके लिए बेस्ट सूट क्या कर रहा है। क्लियर है इतनी बातें? लेट्स सी कि आपका वोकेशनल गाइडेंस लॉन्ग में आपने पढ़ा है, वहाँ पर नीड, ऑब्जेक्टिव, मैंने एक चीज़ों को प्रॉपर बताया है। नीड क्यों है वोकेशनल गाइडेंस की, तो मैंने बताया है कि वोकेशनल गाइडेंस जो है इसकी ज़रूरत क्यों है। अब आप खुद से सोचिए कि अगर व्यावसायिक निर्देशन नहीं हो तो क्या कोई पता कर सकता है, मतलब अपने से हर कोई, मतलब कुछ तो ऐसे लोग होते हैं भाई जिनको पहले से पता होता है कि मुझे इस क्षेत्र में ही जाना है, वही काम करना है, क्या लेकिन क्या सबको पता होता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी देने में, लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में, उनकी इनहेरिट पोटेंशियल्स जो है उनको बाहर लाने में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो सोसाइटी में है, वोकेशन एरिया में है, उसको जानने के लिए ऑब्जेक्टिव यही है इसका कि व्यक्ति को निर्देशन देना उस क्षेत्र में, उनकी एबिलिटी, उनके लिए इन्फॉर्मेशन देना, ये सारी चीज़ें इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं नीड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैरायटी ऑफ कोर्सेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, ये भी आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है, नीड है किसका? आपके वोकेशनल गाइडेंस का। लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस। देखिए, एम्स पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, बात एक ही है, अलग अलग आप उसमें नहीं देखेंगे। जब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस की बात करते हैं, मतलब जब हम किसी व्यक्ति को निर्देशन देते हैं, निर्देशित करते हैं, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस इज़ एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस। क्यों ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका उद्देश्य होता है ना। इसका कहने का मतलब है कि जो निर्देशन की प्रक्रिया है वह उद्देश्य उन्मुख प्रक्रिया है, उद्देश्य की तरफ उन्मुख है। मतलब जो आपके सामने जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक से संबंधित उसके जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति यहाँ पर बताता है। Thus, the objective of guidance is differ for different levels। तो यहाँ पर है कि जब ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, उद्देश्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो जब आप एक छोटे बच्चे रहे होंगे तो उसका उद्देश्य कुछ और होगा ना, ऑब्जेक्टिव होगा उस निर्देशन का। जब आप थोड़े बड़े हुए होंगे तो निर्देशन का उद्देश्य कुछ और होगा, जब थोड़े और बड़े हुए होंगे तो कुछ और आज के डेट में कुछ और। क्या आज भी आपको वही निर्देशन दिया था जो आपको जो है जब आप 10 साल के रहे होंगे तब दिया जाता था? जवाब है नहीं। एक छोटे बच्चे को निर्देशन उस क्षेत्र में दिया था कि वो पहले खुद का डेवलपमेंट, खुद की सेल्फ केयर करना सीखे, साफ़ सफाई करना सीखे। और जब आप एजुकेशन के फील्ड में जाएंगे तो वहाँ टीचर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात बताएंगे। तो अलग अलग निर्देशन के प्रकार हैं जिन प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो अब यहाँ पर जब लेवल की बात आएगी तो आपको तुरंत याद करना है कि लेवल में प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर या फिर यूनिवर्सिटी लेवल आपको पढ़ना है। सो जब भी ऑब्जेक्टिव आए निर्देशन का तो ऑब्जेक्टिव में आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव माने 3 लेवल पे हम पढ़ेंगे। ठीक है,
इसके अलावा कुछ और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण, बच्चे के अंदर हर चीज़ के प्रति एक पॉजिटिव रवैया विकसित करना। प्राथमिक स्तर कौन है? 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं आपके। रीति रिवाज नियमों में ढालना, क्या किस प्रकार से हो रहा है, पूजा मम्मी कर रही है, बच्चा भी पीछे जाके खड़ा हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों को सीखता है। ये सीखने की अवस्था बहुत ज़्यादा इसमें है। एडजस्टमेंट विद द स्कूल एंड होम कम्युनिटी, इसमें स्कूल के साथ होम कम्युनिटी के साथ एडजस्टमेंट करना सिखाया जाता है। फिज़िकल इमोशनल वेलबींग, बच्चे को अपने जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना सिखाया जाता है कि तुम्हारी हेल्थ फर्स्ट है। प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट लेवल, इसके साथ उसको सेकेंडरी लेवल के लिए प्रिपेयर करना, ये भी इसकी क्या है? आपकी एक ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करेंगे माध्यमिक स्तर जो आपका कक्षा 9 से 12 होता है, सेकेंडरी लेवल। हेल्पिंग इन सेलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, यहाँ पर बच्चे को अब जो विषय है उन विषयों को चुनने में मदद करना। गाइडेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ समायोजन करने में, यूँ कह लीजिए उनमें होता है ना कि कुछ बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, तो उस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए, उनकी समझ को विकसित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ नीड्स एंड इंडिविजुअल नीड्स, ये वही स्तर है जहाँ पर गाइडेंस का रोल बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। सेकेंडरी लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पर एक्सट्रीम नीड होती है हमें गाइडेंस की। ये वो नीड है आपकी जो कि इस समय पे हेल्थ हो गई, बच्चे की इंडिविजुअल नीड को कैटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से अब जो उसकी आप कह सकते हैं कि शेप देने का जो कोशिश होती है वो इसी अवस्था पे होती है। बच्चे के जो या तो उसको बनना है, उसको आगे क्या करना है, कहीं ना कहीं इसका निर्माण होता है, उसके दिमाग में इस चीज़ का सृजन होता है। तो वो सृजन अगर आपने सही से कर दिया तब तो बेटर, अदरवाइज़ फिर बच्चा आगे जाके भटकेगा। कोऑर्डिनेशन की अवस्था होती है, कोऑर्डिनेशन हर चीज़ के साथ, सेल्फ के साथ, सोसाइटी के साथ, स्कूल के साथ, कम्युनिटी के साथ, फैमिली के साथ, हर चीज़ के साथ उसको सामंजस्य बैठाने की कोशिश करवाई जाती है। लोगों की उम्मीदें इस स्टेज पर बच्चे के साथ थोपी जाती हैं कि बेटा तुमको 10th में बिल्कुल 10 से GPA लेकर के आना या बिल्कुल 100% लेकर के आना, और यही हाल 12th में रहता है। सो ये जो प्रेशर की अवस्था है सेकेंडरी लेवल ही मैक्सिमम एक्सटेंट तक बच्चा रहता है, पूरा चेंज होता है उसका एटमॉस्फेयर। इसके साथ ये वही अवस्था है जहाँ पे बच्चे के अंदर पूरा डेवलपमेंटल चेंजेस भी होते हैं फिजिकली तौर पे भी। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, ये जो लेवल है आपका कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, इस लेवल पे अगर गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी ऊपर उस पर एक्सट्रीम नीड था आपको गाइडेंस का, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्वालिटी में थोड़ा सुधार करना है। क्वालिटी में सुधार करने का मतलब क्या है? यहाँ पर अब रोज़गार के लिए आप ज़्यादा थोड़े से क्या हो जाएंगे, उन्मुख हो जाएंगे जब आप गाइड करेंगे कि अच्छा तुम ग्रेजुएशन में चले गए, अच्छा इसके बाद ये नौकरी है, इसको देखो, ये नौकरी ज़्यादा अच्छी है, ये ऐसे पढ़ने पे। सो एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी भी आपको डेवलप करनी है कि अब खुद से वो खुद क्या प्रॉब्लम क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। इसके साथ नीड्स के अकॉर्डिंग उनके सिलेक्शन में हेल्प करना, मतलब कि बच्चा चाहे करिकुलम सिलेक्शन कर रहा है या फिर कोई अगर फील्ड में जाना चाह रहा है तो उसकी ज़रूरत क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मदद करना। इसके साथ वोकेशनल एजुकेशन देना इस स्तर पर निर्देशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हॉस्टल, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उस टाइम पे था, तो मतलब हॉस्टल के बारे में या फिर जॉब ओरिएंटेड क्लासेस देना कि हाँ आप कैसे इसको पा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आज के समय में यूट्यूब और ये सब हो गया है कि ईज़िली हमको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, बट ये अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे जगह हैं इंडिया में जहाँ पर नहीं हो पाता है, तो बच्चों को क्लासेस के थ्रू ही बताया जाता है। इसके अलावा ये आपका 3 लेवल आपको क्लियर हुआ कि जब हम निर्देशन की किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स की। ये 3 लेवल तो आपके ऐसे हैं। इसके अलावा जब आप देखेंगे कुछ बेसिक है, जैसे अवेयरनेस ऑफ हिज और हर इनहेरेंट पोटेंशियल, इंटरेस्ट, टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज़। ये बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव आपका जो निर्देशन है उसका ये भी है कि जो बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, जो उसकी काबिलियत है, जो उसका टैलेंट है, उसको बाहर ले आने का काम या उससे बच्चे को जागरूक करना। डेवलप स्किल एबिलिटी सो दैट शी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। उसके अंदर ऐसे स्किल्स का, ऐसे एबिलिटीज़ का निर्माण करना ताकि वो क्या कर सके, अपने अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी को डेवलप करके सोसाइटी के निर्माण में भी अपना योगदान दे सके। ही और शी दोनों होगा, ठीक है, सिर्फ शी नहीं होगा।
बैलेंस्ड PCSC, ये भी आपका एक बेसिक पॉइंट है। व्हाट इज़ दिस PCSC, ये मैंने पहले भी बताया है। PCSC क्या है? फिजिकल आपका हो जाएगा, कॉग्निटिव हो जाएगा, सोशल हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। क्लियर है? तो फिजिकल आपका मतलब शारीरिक, मतलब ये वो अवस्था होती है, अगर आप देखें बेसिक की बात करें तो जब हमने चारों स्टेजेस को देखा, कौन से चारों स्टेजेस, आप सॉरी 3 स्टेजेस, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका हायर वाला एजुकेशन, तो यहाँ पर तीनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर क्या आपका डेवलपमेंट होना चाहिए? बैलेंस्ड। फिजिकल मतलब आपका शारीरिक विकास सही से होना चाहिए, कॉग्निटिव मतलब आपका संवेगात्मक विकास सही से होना चाहिए, सोशल सामाजिक और इमोशनल संवेगात्मक, ठीक है, और ये कॉग्निटिव भावात्मक विकास आपका अच्छे से होना चाहिए। तो ये बैलेंस्ड PCSC भी आपका क्या है? एक उद्देश्य है निर्देशन का, कि बच्चे के अंदर असंतुलन ना आए, उस संतुलन को मतलब मेंटेन रखना। अपडेटेड VEP क्या है? तो VEP मैंने आपको बताया था कि जो टाइप्स ऑफ गाइडेंस है दैट इज़ VEP। V मतलब वोकेशनल, एजुकेशनल एंड पर्सनल, ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था। वोकेशनल, एजुकेशनल, पर्सनल, याद करने का तरीका भी बताया था कि VIP होता है, तो VEP से आप याद रख सकते हैं कि VEP आपका गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अपडेटेड VEP का क्या मतलब है कि इसका जो निर्देशन है उसका एक ये भी बहुत बड़ा आपके टाइप्स में आप देखेंगे कि ये जो 3 प्रकार हैं ये प्रमुखता के साथ प्रमोट किए गए हैं, ठीक है। और ये किसने दिया था? ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश द्वारा गिवन था। वैसे तो आप कई तरह के पढ़ेंगे, सोशल भी पढ़ेंगे, इमोशनल भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये 3 ज़्यादा हैं जो आपके कोर्स पे भी हैं। तो ये जो VEP हैं इनका अपडेटेड रहना भी ऑब्जेक्टिव है किसका? गाइडेंस का। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट इज़ एक्लेक्टिव काउंसलिंग। एक्लेक्टिव काउंसलिंग की बात करें तो सम्मिश्रण विधि या फिर मिश्रित विधि भी इसको हम कहते हैं, मिश्रित परामर्श कहते हैं। देखिए, जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग के जो टाइप्स पढ़ेंगे या टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरह की हम पढ़ते हैं, एक डायरेक्टिव निर्देशात्मक और एक नॉन डायरेक्टिव अनिर्देशात्मक, और एक आपका हो जाएगा एक्लेक्टिव या फिर आप जिसको मिश्रित कहेंगे, ठीक है। तो अभी हमसे जो पूछा है वो है इक्लेक्टिव काउंसलिंग। तो आइए देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द सिंथेसिस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो जैसे मिक्स्ड काउंसलिंग भी, मिश्रित का क्या मतलब होता है? मिश्रित का मतलब होता है मिलाना। तो जो 3 तरह की आपको काउंसलिंग बताई गई है, जिसमें पहला था डायरेक्टिव और दूसरा था नॉन डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव मैं एक बेसिक बता देती हूँ कि डायरेक्टिव में आपका क्या है, आपका ये काउंसलर सेंटर्ड होती है, मतलब कि जो आपके काउंसलर होते हैं, जो आपको निर्देशन जो करता है उनसे संबंधित होती है और ये उनसे सेंटर्ड रहती है कि जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से होता है। जबकि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जब हम देखेंगे तो ये आपका क्लाइंट सेंटर्ड या फिर काउंसली सेंटर्ड होती है। जब हम इक्लेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों का सम्मिश्रण है, मतलब कि यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई क्लाइंट की ज़रूरत है तो ठीक है, हम जो है उसको डायरेक्टिव के फॉर्म में कर लेंगे। क्लाइंट का मन है कि नहीं मेरे हिसाब से रहेगा, तो हम उसको नॉन डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग इक्लेक्टिव में उसके अकॉर्डिंग मोड़ देंगे। तो यहाँ पर मतलब है कि ये क्या है, सिंथेसिस है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ डिफाइंड एज द सिंथेसिस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसी को क्या कहते हैं, इक्लेक्टिव काउंसलिंग। इस प्रपोनेंट को जो देने वाले थे वो सबसे कौन थे, FC थॉर्न। FC थॉर्न जो थे इसको मतलब देने वाले या कह सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाने वाले थे। काउंसलर जो है, यहाँ पर काउंसलर कौन होता है, जो निर्देशन करता होता है, जो आपको आपसे ज़्यादा जिसके पास वो डिग्री होती है, जो आपकी समस्या का समाधान करता है, या यूँ कह ले समस्या का समाधान नहीं करता है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता है। तो काउंसलर क्या करेगा कि मिडिल पाथ यहाँ फॉलो करता है, ये आपको याद रखना है। एक्लेक्टिक काउंसलिंग में जो काउंसलर है, मिश्रित परामर्श में जो आपका अधिगम जो आपका परामर्शदाता है, परामर्शदाता क्या करता है, बीच का पाथ फॉलो करता है। क्यों बीच का पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि न तो वो डायरेक्टिव पे जाएगा ना तो वो नॉन डायरेक्टिव पे जाएगा, वो इक्लेक्टिव फॉलो करेगा। आप कहेंगे इधर तो वो इधर टर्न हो जाएगा, आप कहेंगे इधर तो वो इधर हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो न तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, न तो वो बहुत ज़्यादा पैसिव होता है। क्लियर। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्लेक्टिव अप्रोच। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देखेंगे वो है फ्लेक्सिबल।
तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि ये जो प्रक्रिया है परामर्श की, ये काफ़ी लचीली प्रक्रिया होती है। क्यों लचीली है? अब आप खुद से देखिए, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप भूल भी जाएँ कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या याद किया तो भी आपको याद आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट को पूरी तरीके से फोकस में रखा जा रहा है कि भाई आपको जो चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टिव से हो तो डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव से हो तो नॉन डायरेक्टिव, तो यहाँ पर उसको ऑप्शन है कि वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर चेंजेस का ऑप्शन है दैट मीन्स वो चीज़ें क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके साथ दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या हैं? डायरेक्टिव काउंसलिंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नॉन डायरेक्टिव के भी। तो जब आप कंप्लीट आंसर अगर पूरे उसमें लिखना चाहते हैं लाइन में, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, कि जैसे इट हैज़ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिव एज वेल एज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। और जो हिंदी में लिखेंगे तो वो उस हिसाब से लिखेंगे कि भाई जो आपका मिश्रित परामर्श है उसमें जो है आपका निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श दोनों के ही गुण निहित होते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्लेक्सिबल है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि क्लाइंट को ये चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मतलब चेंज हो सकता है, और उसको ये फ्रीडम रहता है कि वो किस तरीके से, किस अनुसार अपना परामर्श कराना चाहता है। तो फ्रीडम रहता है, फीलिंग ऑफ कंफर्ट रहता है कि उसको उसके कंफर्ट लेवल के हिसाब से यहाँ देखा जाता है। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि अगर किसी चीज़ को बनाया गया है मिक्स करके, तो इसका सबसे पहला क्या है कि काउंसलिंग को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। किस बात की फ्लेक्सिबिलिटी? कि अगर डायरेक्टिव में है तो भी क्लाइंट बहुत वो है, क्योंकि जो काउंसलर है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करेगा क्योंकि वो क्लाइंट सेंटर्ड है। बट अगर नॉन डायरेक्टिव है तो पूरा क्लाइंट कर रहा है, तो क्लाइंट भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लाइंट क्या करता है कि सेशन को कई बार मोल्ड कर देता है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल प्रोसेस की, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों बैलेंस हो रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ काउंसलिंग को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कि ना तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट एक्टिव होगा ना तो बहुत ज़्यादा आपका काउंसलर एक्टिव होगा, दोनों बराबर में रहेंगे। सॉल्व एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है आपका एक्लेक्टिक अप्रोच का, कि यहाँ पर जो आपके शैक्षिक समस्याएं हैं और जो आपके प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है बच्चों की, उनको सॉल्व करने में ये काफ़ी मदद करता है। ठीक, स्टेप्स की बात करें तो ये स्टेप्स आपके ये हैं कि सबसे पहले कि डायग्नोसिस ऑफ द कॉज, जो आपको प्रॉब्लम है उस कॉज को डायग्नोस करना, पहचानना, देखना, उसके बाद उस समस्या का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, उसके बाद उसके लिए एक टेंटेटिव प्लान करना। क्लियर है कि मतलब ये समस्या है तो ये उसका निदान हो सकता है, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। सिक्योरिंग इफेक्टिव कंडीशंस, उसके बाद उसके लिए कुछ इफेक्टिव कंडीशंस को सिक्योर करना कि ऐसे अगर हम करते हैं तो हो सकता है सही हो जाए। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एनी रिलेटेड विच में कंट्रीब्यूट टू एडजस्टमेंट, उसके बाद उसको क्या करना कि उसको बताना कि ताकि हर वो अवस्था के बारे में जो उनके एडजस्टमेंट को क्या कर सकती हैं, रिलेट कर सकती हैं, उनको वो चीज़ करने के लिए बताना। सो ये आपका एक्लेक्टिक अप्रोच का क्या था, स्टेप था। अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट और डीमेरिट तो आप लोग लिख ही लेंगे, क्योंकि ये क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आधा उसको ले पाए आधा इसको ले पाए, जो मिश्रित चीज़ें उसमें यही तो दिक्कत है। मेरिट क्या है? कम खर्चीली होती है, क्लाइंट की नीड का ध्यान रखती है, क्लाइंट एक्टिव मेथड में आती है। डीमेरिट में आप सीधे से लिख देंगे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आधा क्लाइंट इधर मतलब कहेगा डायरेक्टिव फिर कहेगा नॉन डायरेक्टिव, तो क्लाइंट भी कभी कभी क्या हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि यार कौन सा ऑप्शन चुने, दो ही है लेकिन फिर भी चुन नहीं पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। अभी हमने इक्लेक्टिव काउंसलिंग देखा तो मैंने आपको बताया था काउंसलिंग 3 टाइप के आपके हैं। टेक्निक्स की बात कर लें, टाइप की बात कर लें, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिव। तो अब पूछा है कि भाई शिक्षा जगत में जो आपका शैक्षिक निहितार्थ होता है वो आपके निर्देशात्मक परामर्श का आपको बताना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शैक्षिक निहितार्थ होता क्या है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का सीधा सा अर्थ होता है कि जो थियरी को, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं शिक्षा जगत में, उसका किस प्रकार से योगदान आप कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको इम्प्लाई करके और बेटर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर स्टूडेंट बिकॉज इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है बच्चों के लिए, क्योंकि हम एजुकेशन की बात करें तो बच्चों की ही बात करेंगे। बिकॉज इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये क्या होती है, समय कम लेती है, क्योंकि डायरेक्टिव है, क्लाइंट सेंटर्ड है, क्लाइंट को आपके काउंसलर को एक्सपीरियंस है कि कैसे करना है, तो आप अपनी समस्या बताएंगे वो आपको हल दे देगा, काम खत्म।
काउंसलर ईजिली इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स हु लैक्स इन एक्सपीरियंस। अब डायरेक्टिव काउंसलिंग में मैंने आपको बताया कर्ता धर्ता कौन होगा, कर्ता धर्ता इसमें जो आपका काउंसलर है, जो आपका निर्देशन करता, परामर्श करता है, ठीक है, जो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, जो ट्रेंड होकर आया है, जो प्रोफेशनल है, तो सब कुछ इस काउंसलर के इर्द गिर्द रहता है। तो होता है ना कि अब भाई किसी ने उतना पढ़ाई करके आया है तो आपको वो आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेगा। और इनका कहना है कि ये उन बच्चों के लिए और भी बेहतर होता है जिन बच्चों में थोड़ा ज्ञान का अभाव या एक्सपीरियंस का अभाव होता है। वो ऐसी परिस्थितियों को देख करके उनको लगता है कि यार ये कितना सही अप्रोच बता रहे हैं, ऐसे तो मेरी भी लाइफ हो जाए। जैसे आप देखें काउंसलर जब बताना शुरू करते हैं तो वो लोग जैसे पहले तो काफ़ी आपके साथ कॉर्डियल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, काफ़ी हम्बल नेचर के वो हो ही जाते हैं और उनके अंदर विवेक और पेशेंस की बहुत सीमा होती है, लिसनिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पहले तो आपके साथ अच्छे से रिलेशन मतलब बनाएंगे कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है। फिर जैसे आप उनको पता लगा कि आपकी समस्या किस चीज़ से संबंधित है तो वो अपने भी निष्कर्ष आपसे शेयर करते हैं, अपने लाइफ के कोई इंसिडेंट आपसे शेयर करेंगे कि मेरी भी लाइफ में यार ऐसे ऐसे हुआ था, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो उसको ऐसे सही किया, तुम अपने लाइफ का बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो काउंसलर क्या करते हैं, जब इस प्रकार से सेमिनार्स या फिर कहीं भी अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, सेमिनार नहीं कहेंगे कि काउंसलर वहाँ पर नहीं, तब वो गाइडेंस हो जाएगा। जब वो कोई आप समस्या लेकर के आया है तो यहाँ पर वो बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि उनके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि जब ये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक। तो काउंसलर एजुकेशन के फील्ड में ये इम्पॉर्टेंट है कि वो बच्चे जो कि मतलब कमज़ोर हैं वो इससे इन्फ्लुएंस होंगे और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके लाइफ पर पड़ेगा। कल्टिवेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर क्या करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कल्टिवेट करना, कैसे जनरेट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बताना इनका इंपॉर्टेंट काम है। डायरेक्टिव काउंसलिंग एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, एक संप्रत्यय है, वेयर एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस रिलेट टू द पर्सनालिटी डायनामिक्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कह रहा है कि ये एक आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा आपका संप्रत्यय है जहाँ पर एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस रिलेट करता है टू द पर्सनालिटी डायनामिक्स, मतलब उसके अकॉर्डिंग कि आपका पर्सनालिटी डायनामिक कैसा है, आपकी ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको क्या करता है, क्लाइंट आपको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बताती है, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस फॉर चॉइस ऑफ करियर, आपके करियर में आपको क्या चीज़ चुनना है उसके चॉइस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सारी चीज़ें से क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इजी है, आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने कोई बहुत बड़ा अलग पॉइंट नहीं बताया। कि जैसे सिंपल में अगर हम कहें तो जब हम काउंसलिंग की बात करें डायरेक्टिव, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, आपको जो चीज़ बताई जा रही है एक आपके अंदर एक अप्रोच को डेवलप करने का काम है। तो आप बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर इंसाइट, सूझ का विकास करने में, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास करने में, बच्चे के अंदर अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में, जो उसके लाइफ में समस्या है, एडजस्टमेंट में, इन सब में डायरेक्टिव काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद से लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई प्लेसमेंट सर्विसेज, जब आप काउंसलिंग को पढ़ रहे होंगे तो काउंसलिंग में आपने देखा होगा कि कई तरह सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं, जैसे कि काउंसलिंग के अंदर हर उस क्षेत्र में स्पेसिफिक कुछ सेवाएं होती हैं, जैसे कि प्लेसमेंट सर्विसेज, फॉलो अप सर्विस हो गया आपका, इसी तरह इवैल्यूएशन सर्विस हो गया, प्री एडमिशन सर्विस हो गया, पोस्ट एडमिशन सर्विस होता है। तो इनका मतलब क्या होता है पहले उसको समझिए। सर्विसेज का सीधा सा मतलब होता है सेवा देना। प्री एडमिशन सर्विस का नाम होगा तो क्या नाम होगा, उसका मतलब ये होगा कि जब बच्चा स्कूल में आ रहा है, स्कूल के पहले उसको जो चीज़ें बताई जा रही हैं, पेरेंट्स को बताई जा रही है कि भाई हमारा स्कूल ऐसा, जिसको एडवर्टीजमेंट आज के समय में कहते हैं ना, वो कि हमारे स्कूल में भाई ये सेवाएं हैं, आइए आप भी सेवा का मौका दीजिए, अर्थ खर्च करिए और आपको सेवा का मौका मिल जाएगा। तो ये आपका इन क्या है, प्री स्कूल सर्विस। पोस्ट स्कूल सर्विस क्या है कि जब आप स्कूल से निकल रहे हैं या बाद स्कूल की आपको क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या क्या आपको काउंसलिंग दी जा रही है, परामर्श दिया जा रहा है। इसी प्रकार जब आप देखेंगे फॉलो अप सर्विसेज होती हैं, तो फॉलो अप किसको कहते हैं कि या तो बच्चा विद्यालय से या स्कूल से या कॉलेज से निकलने वाला है या वो लास्ट उसमें है या निकल रहा है, तब उस समय पर दिया जाता है कि आगे आने वाली उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या ऑक्यूपेशन वो ले आ सकता है, ये
सारी चीज़ें। इसी प्रकार इवैल्यूएशन सर्विसेज हैं, मूल्यांकन की सेवाएं हैं कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं, रिसर्च सर्विसेज हैं, अनुसंधान सेवाएं। तो ये सारी जो आपके सर्विसेज होती हैं ये अलग अलग फील्ड में होती हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए, ताकि उस सेक्टर को और बेटर से बेटर बनाया जा सके। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब आपको पूछ रहा है कि प्लेसमेंट सर्विस का क्या मतलब है। तो प्लेसमेंट को हिंदी में नियुक्ति कहते हैं। नियुक्ति सेवाएं, नियुक्ति का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि इनकी यहाँ पे इस पद पे नियुक्ति हो गई है, ये कहते हैं। तो इसी से आपको समझना है कि नियुक्ति का मतलब है कि अब बच्चा बड़ा है, छोटे स्तर पे नहीं देंगे आप, बड़े स्तर पे, जब वो ग्रेजुएशन लेवल पर है, आगे जाकर वो जॉब करने वाला है, तब उसको आप कहेंगे, बताएंगे, जो इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे, दैट इज़ प्लेसमेंट सर्विस। क्लियर हुआ। स्नातक स्तर पर दी जाती है, ये जो मैंने अभी बताया ग्रेजुएशन लेवल पर आपको दिया जाएगा, और ये आपको आगे आने वाली जो आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी है, जो वोकेशनल गाइडेंस है, उसको देने का काम यहाँ करेगा। द प्लेसमेंट सर्विस हेल्प द इंडिविजुअल टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट। पहली लाइन में आपको मिला कुछ रोजगार। क्या है कि ये एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने में मदद करता है। तो रोजगार ले जाकर के दिलाएगा नहीं कि नहीं आओ हम रोजगार दे दें, आपको तरीका बताएगा, पहुंचना आपको है। तो एक प्रकार से रोजगार जो है उसको दिलाने में मदद करने का काम कौन करेगा, यही प्लेसमेंट सर्विसेज। अच्छा, इसको याद रखने का एक और तरीका है, जैसे आपने सुना होगा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं, जैसे BHU है, बहुत सारी होती हैं जहाँ पर जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर प्लेसमेंट क्या सेल भी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं जो कि प्लेसमेंट करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं, ये प्लेसमेंट सर्विसेज वहीं से वो टर्म आया है। ठीक। A guidance program is incomplete unless the student is directed toward a gainful occupation or placed in a course, training program और job। कोई भी निर्देशन कार्यक्रम व्यर्थ है। आप सोचिए अगर बच्चे को बचपन से, मतलब उसके प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर में अगर आप उसको दे रहे हैं गाइडेंस, क्यों देते हैं हम गाइडेंस, क्या ज़रूरत है गाइडेंस देने की, भाई नहीं देना, क्यों, क्या ज़रूरत है, इसीलिए ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा इंसान, तो आज के डेट में सेकंड प्राथमिकता हो गई है या है ही नहीं लोगों की लिस्ट में, कि वो पैसा कमा सके, पहला है, दूसरा उसको नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, किसी भी तरह रोजगार उसको मिलना ही मिलना है। तो यहाँ उसी चीज़ को दिखा रहा है कि भाई गाइडेंस प्रोग्राम आपका इनकम्प्लीट है, कब तक, जब तक उसको एक गेनफुल ऑक्यूपेशन, जो उसको अच्छे से अच्छा पैसा दिला सके, जब तक उसकी तरफ उसका ध्यान न जाए बच्चे का, और प्लेस्ड इन अ कोर्स, कोई ऐसा कोर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम और जॉब में उसको जो है न लगाया जा सके, वेयर ही कैन मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हिज और हर नॉलेज। और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो उसके लेवल के, उसके पोटेंशियल के, उसके नीड के, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जहाँ पर वो खुद के पोटेंशियल का, नॉलेज का, एटीट्यूड का, स्किल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। क्लियर हुई इतनी बातें। अभी और भी सर्विसेज आपको पूछी गई हैं, तो आपको सर्विसेज का मतलब पहले आपको क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन है, डाउनिंग द्वारा दी गई है। ये आपको अगर आप चाहें तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है। अब डेफिनेशन है, उसके बाद इसके टाइप भी है कि भाई कौन कौन से क्षेत्र में मेनली प्लेसमेंट आपको दिलाई जाएगी। तो प्लेसमेंट सिंपल सा जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है कि बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए है, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस आप कह सकते हैं कि दिशा प्रदान करना, कि अभी तुम यहाँ से निकल रहे हो, स्कूल से जा रहे हो, कॉलेज से जा रहे हो, तो इस जगह जाके कोर्स कर लो, यहाँ से फिर उसके बाद तुमको नौकरी मिल जाएगी, ये कर लो, ये हो जाएगा। ठीक। डाउनिंग ने कहा है कि प्लेसमेंट एक सर्विस है, एक सेवा है। तो नाम में ही दिया, क्वेश्चन में दिया प्लेसमेंट सर्विस, तो लिखने में क्या रहता है, प्लेसमेंट इज अ सर्विस डिज़ाइन टू असिस्ट स्टूडेंट्स, जो कि किस लिए इसका निर्माण किया गया है, बच्चों को असिस्ट करने के लिए। इन सेलेक्टिंग अ सूटेबल कोर्स, उनको एक सूटेबल कोर्स में क्या करना, चयन करने के लिए। एक्स्ट्रा क्लास एक्टिविटीज़ एंड पार्ट टाइम और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। कई बार गाइडेंस में हमको ये भी समझ में आता है कि हम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप इसका पार्ट टाइम जॉब का अगर आप देखेंगे तो भारत में अभी कम है। जैसे हमारे एरिया में अगर आप यूपी, बिहार इस साइड में, तो इस साइड तो और भी कम है। लेकिन अगर आप फॉरेन देशों में देखेंगे तो वहाँ पार्ट टाइम जॉब का बहुत क्रेज़ है। अमेरिका जैसे देशों में 14 साल के बाद बच्चे जो है घर के बाहर निकल जाते हैं, पेरेंट्स से उनको 1 रुपया मिलता नहीं है, वो सब अलग अलग हो जाते हैं, सबको अपना कमाना है, अपना खाना है, ये हाल है वहाँ का। तो पार्ट टाइम जॉब बच्चे पढ़ते हुए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटी, आप किसी कैफ़े में गए, आपने 1 घंटा काम किया तो आपको पर आवर के अकॉर्डिंग वेजेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया आप अगर दिमाग से लगाएंगे तो वहीं से निकल कर के आ रही है, कि जैसे विदेशों में वो डेवलप्ड नेशन है तो हम उनके प्रणाली को कहीं ना कहीं अपनाते हैं कि अच्छा वहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है तो यहाँ देश में भी होना चाहिए। तो हमारे देश की परिस्थिति अलग है,
उनके देश की परिस्थिति अलग है, लेकिन अच्छी चीज़ों को लेने में कोई गड़बड़ी नहीं है। पार्ट टाइम जॉब बेकार नहीं है, क्योंकि अगर कोई पढ़ना चाहता है, वो अच्छी एजुकेशन पाना चाहता है, तो अच्छा है कि पार्ट टाइम जॉब अगर उसको मिलती है तो वो अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकता है। सो डाउनिंग ने कहा है कि प्लेसमेंट एक सर्विस है जो कि डिज़ाइन की गई है स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए किसी सूटेबल कोर्स पे, एक्स्ट्रा क्लास एक्टिविटी में, पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, ये तो बात रही आपकी डेफिनेशन की। नाउ प्लेसमेंट दो तरीके से होगा, एक एजुकेशनल प्लेसमेंट और एक वोकेशनल प्लेसमेंट। याद रखना है आपको, एक शैक्षिक और एक व्यावसायिक, दो प्लेसमेंट होगा। अब शैक्षिक प्लेसमेंट में क्या होगा, अब आप वो देखिए। असिस्ट द स्टूडेंट इन सेलेक्टिंग सुटेबल करिकुलम, कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटर्नशिप एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो एजुकेशन की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, तो भाई क्या करेगा, आप कोर्स ही तो चुनाव करेंगे ना शिक्षा के अंदर। क्या पाठचर्या है, क्या उसका कोर्स है, क्या उसमें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इंटर्नशिप है, आपका प्रशिक्षण है, यही सारी चीज़ें आएंगी, ट्रेनिंग। अब इसमें स्टूडेंट्स को किस असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, गेटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। तो एजुकेशनल सर्विसेज की बात करेंगे, एजुकेशनल प्लेसमेंट सर्विसेज की बात करेंगे, तो बच्चे को क्या जानना है उसमें कि क्या हमारे पास और अधिक शैक्षिक अवसर हैं। तो एक पॉइंट आपका ये इम्पॉर्टेंट है इन सब में, शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता को जानने के लिए, पहला। उसके बाद उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना जो उसको पसंद है उसमें। तीसरा, फाइनेंशियल हेल्प, जैसे बच्चों के अंदर काफ़ी होता है, इस स्टेज में हमारे अंदर भी होता है कि हम कैसे अपने मम्मी पापा को कमा करके दें, कैसे उनकी देख रेख करें। सो ये सारी चीज़ें क्या है, फाइनेंशियल हेल्प भी आपको शिक्षा शैक्षिक प्लेसमेंट में ही पता लगता है। इसके साथ यहाँ पर स्पेशल ओरिएंट क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए लगाया जा सकता है, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़रूरत होती है। और ये सच में गाइडेंस की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत मिस गाइड हो जाते हैं। पता नहीं चलता है कि उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, और वो कौन सा विषय का चयन कर रहे हैं, पता नहीं होता है। इतिहास में पढ़ाया जा रहा है और लेते कुछ भी हैं। ऐसा तो मेरे साथ भी ग्रेजुएशन में हुआ था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन 12th किसी और से था और मैंने ग्रेजुएशन जो है आर्ट साइड से देखा, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये विषय हैं और इसमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। किसी ने गाइड नहीं किया, कोई ओरिएंटेशन क्लास ही नहीं थी। तो ये सब समस्याएं बच्चे व्यवहारिक तौर पे फेस करते हैं, जो भारत में आज भी हैं। तो ओरिएंटेशन क्लास का मतलब है कि उस चीज़ के बारे में एक बार आपको पूरी चीज़ें बताना, उस संस्था के बारे में, वहाँ चल रहे कोर्सेज़ के बारे में। अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। ठीक है, सो ये आपका एजुकेशनल प्लेसमेंट था जो इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे वोकेशनल प्लेसमेंट की, व्यावसायिक प्लेसमेंट। ये आपको किसी सूटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम और व्यवसाय के क्षेत्र में मदद करेगा, फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में। और इन सब के लिए किसकी ज़रूरत होती है, गाइडेंस ऑफिसर की। अब आप सोचेंगे बार बार काउंसलिंग कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, तो कराएगा कौन, तो जो कराने वाला है वो गाइडेंस ऑफिसर होता है। कौन होता है, गाइडेंस ऑफिसर। क्लियर हुआ। और काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें काउंसलर होता है। रीसेंट ट्रेंड्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। भाई ट्रेंड्स, जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी जो हाल ही में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मौजूदा ट्रेंड्स हैं आपके निर्देशन के क्षेत्र में और आपके काउंसलिंग के क्षेत्र में, परामर्श के क्षेत्र में, क्या अभी चीज़ें जो चल रही हैं जिसकी वजह से इसका हाइप और इसको बहुत ज़्यादा है। अब आप इस चीज़ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं तो बहुत बेटर है कि आपके सिलेबस में, हमारे समाज में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी करिकुलम में इसको एक जगह दिया गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे, वो भी बीएड के करिकुलम में, क्योंकि शिक्षक बनने वाले हैं आप लोग। तो ये है कि बच्चे आगे जा कर के आपको भी कहीं ना कहीं गाइड करना है बच्चे को। भाई काउंसलर तो हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन गाइडेंस तो हर कोई देता है, टीचर भी देते हैं। काउंसलिंग अगर एजुकेशनल फील्ड से, तो टीचर भी मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टीचर के पास भाई नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो क्या क्या समस्याएँ हैं, क्या क्या रिसेंट ट्रेंड्स हैं और इसके एरिया का इतना इमर्ज क्यों हुआ, ये भी समझेंगे हम। गाइडेंस देखिए क्यों ज़रूरी है, इसका इतना क्यों आया। सबसे पहला, पीपल माइंडसेट इन चेंजिंग फ्रॉम नैरो टू ब्रॉड। रिसेंट ट्रेंड क्या है गाइडेंस का, गाइडेंस की भी हम बात कर रहे हैं। रिसेंट ट्रेंड क्या है कि पीपल का जो माइंडसेट है ना, जो संकीर्ण विचारधारा है, उसको ब्रॉड में चेंज करने का। सबसे पहला, अवेयरनेस रिगार्डिंग गाइडेंस कॉन्सेप्ट। इसके साथ गाइडेंस का जो संप्रत्यय है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि नहीं छोटी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है, छोटी बात नहीं है गाइडेंस का होना, उसके खिलाफ जन जन तक जागरूकता का होना। चेंजिंग कल्चर एंड वैल्यूज़, ये भी आपका ट्रेंडिंग है। जैसे हम आजकल चलाते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो उसमें कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस होते हैं ना, कि जो चल रहे होते हैं, तो ये आपके वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो गाइडेंस के हैं।
डेवलपिंग न्यू टूल्स एंड टेस्ट, जो आपके नए नए टूल्स और टेस्ट डेवलप हो रहे हैं, इसके कारण गाइडेंस की जो है लगातार मांग बाजार में बनी हुई है। न्यू टीचिंग एड और रिसर्च वर्क, ये सब अलग अलग है, रिसर्च वर्क अलग पॉइंट है। आपको मैं काफ़ी सारे पॉइंट दे रही हूँ, आपको जितना मन करे आप उतना लिख सकते हैं। न्यू टीचिंग एड्स और रिसर्च वर्क के लिए गाइडेंस की जो है आपका यहाँ पर रिसेंट ट्रेंड में है। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, अब चूँकि भारत भी क्या है, व्यवसाय के क्षेत्र में यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, वैराइटीज़ आ रही हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत होगी गाइडेंस की। ग्लोबलाइजेशन, आपका वैश्वीकरण है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका आज न्यूज़ उसकी 2 मिनट में भारत पहुँच आएगी, भारत की न्यूज़ 2 मिनट में ब्रिटेन पहुँच जाएगी, कैसे पॉसिबल है? ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट सब जगह जुड़ा हुआ है। न्यू टीचिंग एड्स आ जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसको किस प्रकार से सही दिशा में हमको गाइड करना है, तो ये चीज़ें आपकी हैं। अब इसमें रिसेंट ट्रेंड्स में कुछ समस्याएं भी हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में भी पूछा है, तो याद रखिएगा कि ये जो आपकी गाइडेंस के रिसेंट ट्रेंड्स हैं, ये इसके बाद समस्याएँ भी काफ़ी आसान है, पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर आप एक शॉर्ट के लिए पढ़ रहे हैं और लॉन्ग में आप देखेंगे, एनालिसिस मैंने कराई है प्रीवियस ईयर पेपर की, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो लिंक है कमेंट में उसमें से मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में आपका रिसेंट ट्रेंड से 2 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन इजी लग रहा है कि नहीं, ये काफ़ी इजी टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है, आराम से आप पेज भी भर लेंगे, आपको अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट काउंसलिंग की बात करें, परामर्श की क्यों भाई रिसेंट बना हुआ है, तो सबसे पहले फोकस ऑन प्रिवेंशन इंस्टेड ऑफ रेमिडिएशन, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बाद में पछताने से बेटर है कि पहले से आप प्रिवेंट करिए चीज़ों को, ठीक है। शुगर की दवाई लेने से बेटर है कि पहले से चीनी को थोड़ा कंट्रोल करिए, मीठे पे थोड़ा कंट्रोल करिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उसी थियरी पर ये बेस्ड है परामर्श का, कि आपको प्रिवेंशन पर अपने जो है पहले से जो देख रेख है उस पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि इसके ये होने के बाद हम क्या क्या सलाह दीजिए सर, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, आप पहले से बैलेंस डाइट का यूज़ करिए, जंक फूड मत खाइए। तो ये क्या है, प्रिवेंशन के ऊपर अधिक फोकस करता है रेदर देन रेमेडिटेशन, ठीक है। रेमेडी होता है ना आपका, वही वाली चीज़ है सलाह। सब्सटेंस अब्यूज़ जो अल्कोहल होता है, आपका ड्रिंक, ये सारी चीज़ें आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को इसकी लत लग चुकी है। तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ को कैसे सोसाइटी से बाहर निकाला जाएगा, इसमें काउंसलर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा, जो बच्चे इससे ग्रसित हैं उनको कैसे सही किया जाए, इसमें उनकी भूमिका अच्छी है, और ये चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दैट्स वाई इट इज़ अंडर द रिसेंट ट्रेंड्स इन द काउंसलिंग। स्कूल वायलेंस हो आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो विद्यालयों में बढ़ता हुआ जो संघर्ष आपको दिखाई देता है, आए दिन बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं। कुछ बच्चे जो है थोड़े बेचारे इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, तो बचपन में कुछ उनको मिल करके बोल देते हैं, डांट देते हैं, तो कुछ बच्चे तो एकदम डिप्रेस्ड रहते हैं, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं। तो तमाम जो स्कूल पर्यावरण है, हर कोई उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए ज़रूरी है डाइवर्सिटी है भाई, डाइवर्सिटी आप हर जगह देखेंगे। उसकी वजह से चाइल्ड एब्यूज़ का मतलब है कि बच्चों का जो गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है, उनको पता तो होना चाहिए ना क्या चीज़ कैसे है, क्या सही है क्या गलत, इसके बारे में। टेररिज्म, मतलब जो आपके रिसेंट जो एक पर्टिकुलर चीज़ों से संबंधित जो आपकी समस्याएं होती हैं, वो आपके काउंसलिंग के अंदर आएंगे, और जो मेजर पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाला है वो आपका गाइडेंस आएगा, ठीक है। वेरियस एम्स ऑफ अगर हम गाइडेंस की बात करें, तो आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस देख लिया, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर लेवल की बात की। अब हम देखेंगे कि वेरियस एम्स क्या है। एम्स का मतलब उसके क्या उद्देश्य हैं, किसके, आपके गाइडेंस के। तो गाइडेंस एक टॉपिक ओरिएंटेड है, हमने पहले भी बात किया है कि गाइडेंस एक टॉपिक ओरिएंटेड है, वहीं काउंसलिंग क्या है, वेरी गुड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, ठीक है। सो ये एक पर्पसिव पर्सन है, क्योंकि इसका टॉपिक से संबंधित तो किसी न किसी उद्देश्य की प्रक्रिया है, मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये हमारा कहना है, ठीक है। एम्स कई सारे लोगों ने बहुत सारा दिया है, आप सिंपल बिना किसी साइकोलॉजिस्ट ना किसी एजुकेशनिस्ट के नाम के भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एरिक्सन का लिया है कि अकॉर्डिंग टू एरिक्सन व्हाट आर द एम्स ऑफ गाइडेंस। क्लियर है। वैसे तो आप बेसिक में भी अब आपने इतना पढ़ लिया है कि आप ऐसे भी बता सकते हैं कि क्या एम है गाइडेंस का आपके, ठीक। तो केयरफुल स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, एरिक्सन के अकॉर्डिंग है ये कि केयरफुल स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये पहला एम है आपका गाइडेंस का। क्या है कि एक व्यक्ति का जो है सावधानी पूर्वक क्या करना, अध्ययन करना। प्रोवाइड काउंसलिंग, उस व्यक्ति को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना, अगर उसको कोई समस्या है पर्टिकुलर स्पेसिफिक, तो उसको गाइडेंस को क्या करना, काउंसलिंग में चेंज करके उस व्यक्ति को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना। प्लेसमेंट एंड फेलोशिप, ये भी उसका उद्देश्य है,
किसका? गाइडेंस का। प्लेसमेंट अभी आपने पढ़ा कि उस व्यक्ति की नियुक्ति अच्छी जगह हो सके। आप गाइड ही तो इसीलिए करें ना, ताकि वो पैसा कमा सके, कर सके, अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके। तो प्लेसमेंट करना और फॉलोशिप करना, ठीक है, फॉलोअप जो है। इंफॉर्मेशनल सर्विसेज, ये भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप है आपका गाइडेंस का, कि यहाँ पर सूचनाएं देना। अब ये सूचनाएं अलग अलग क्षेत्र के बारे में हो सकती हैं, आपके व्यवसाय के बारे में हो सकती हैं। असिस्ट स्कूल स्टाफ, स्कूल लेवल पे देखेंगे तो स्कूल स्टाफ को असिस्ट करने में मदद करता है। कोऑर्डिनेशन हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। अब जैसे कोई पर्सन है, ये आप नॉर्मल में मैं आपको बता रही हूँ, इससे भी आप 6-7 पॉइंट जो है अपने से ड्रॉ आउट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है, उसको कोई समस्या समाधान है, तो इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की समस्या समाधान का निवारण करना, व्यक्ति को एक बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना। जो स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंस बताया है, उसको जो मैंने समझाया, जो उसमें पॉइंट है, आप उसको यूज़ करके अपने इन सारे आंसर्स को और इफेक्टिव बना सकते हैं। बच्चे की रुचि का ध्यान देना, रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको उस प्रकार से शैक्षिक निर्देशन देना। स्वयं के विषय में अवगत करना, सेल्फ जो है अवेयरनेस क्रिएट करना, उसकी इनहेरिट पोटेंशियल को बाहर लाना। ऐसे तमाम ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, वाई प्लेटो गिव इम्पोर्टेंस टू गाइडेंस। गाइडेंस को क्यों इम्पोर्टेंस दिया था? जब वोकेशनल गाइडेंस का हमने क्वेश्चन किया तो उसमें मैंने आपको बताया था, 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक है फ्रैंक पार्सन और दूसरा है आपका प्लेटो। याद है? ठीक है, तो यहाँ पर अब प्लेटो आ गया कि प्लेटो ने गाइडेंस को इतना महत्व क्यों दिया है। तो देखिए, अगर आपको पता है प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात के गुरु जिसको हम सॉक्रेट्स कहते हैं, इनके गुरु कौन थे? एरिस्टोटल। देखिए, प्लेटो की आपको एक कहानी बताती हूँ कि जैसे जो प्लेटो थे, जो सॉक्रेट्स थे, आपको पता है सुकरात को जहर देकर मारा गया है? नहीं पता है तो जान लीजिए। मतलब ये लोग आपके एक महान यूनानी दार्शनिक कहलाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। अभी भी हैं भाई, मतलब एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन आज भी जो इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं उसका काफ़ी फेमस बुक्स हैं। प्लेटो की बात अगर हम करें तो द लॉज, द रिपब्लिक, ऐसी तमाम बुक्स इन्होंने लिखी हैं। इसमें जो रिपब्लिक इन्होंने लिखा है, ये बताती है, ये किताब जो है रिपब्लिक, ये जो है आपके जैसे कि राइट्स के बारे में है, कि भाई एक आपका कह सकते हैं जैसे डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। जो पहला व्यक्ति था जिसने राइट्स के बारे में बात किया कि मतलब डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, जैसे उस टाइम राजा महाराजा का शासन था। जो सुकरात थे उन्होंने कहा कि भाई हम राजा को क्यों माने, राजा कह रहा है कि नहीं ये मत, ऐसे मत करो, क्यों? क्योंकि राजा ने क्या मुझे जन्म दिया है? नहीं ना दिया। जब मेरे ऊपर कौन है? भगवान है, तो मैं सिर्फ उसको मानूंगा, राजा माने क्या? राजा माने कुछ नहीं। एकदम सीधे सीधे इसने नकार दिया। किसने? सुकरात ने। तो सुकरात भी काफ़ी ज्ञानी था और ये इन तरह की चीज़ों को आकर के बाहर सबके सामने बोलता था। तो एक प्रकार से सबसे पहली बार जब कहीं बात किया गया कि भाई राजा किससे बना है? हमसे ही बना है, ये सारी बातें सुकरात कहता था। तो प्लेटो जो थे उसी भीड़ का हिस्सा बनते थे, मतलब सुनते थे सुकरात की बातों को, इनकी बातों को पूरा राइट डाउन करते थे, जितना चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो वो जो उनके सारे लेक्चर को उन्होंने कंक्लूड किया है, वो उन्होंने अपने द रिपब्लिक बुक में लिखा है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। क्लियर है इतनी? अब इसके बाद क्या है कि जब इन्होंने इतनी चीज़ों को बताया है यहाँ पर, तो इससे ही फॉर्म्ड होता है प्लेटो के अंदर एक चीज़ का कॉन्साइंस होना। उनके अंदर एक सूझ आती है कि मतलब कि लिख तो बता तो ये आदमी बात बिल्कुल सही रहा है, लेकिन इसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, मतलब सब इसको इग्नोर करें, कोई हंस रहा है उसके ऊपर, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बात ये कह रहा है बहुत ही अच्छी कर रहा है। तो प्लेटो ने उसको द रिपब्लिक बुक में लिखा, और यहीं से प्लेटो के अंदर भी जन्म होता है कि भाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब आपके टॉपिक से वो कैसे संबंधित है? क्योंकि जब आप लोकतंत्र में देखेंगे तभी निर्देशन की बात भी आएगी, क्योंकि राजा में क्या है, राजा ने जो कह दिया वही शासन, मेरा वचन ही मेरा शासन, महेश्मती वाला। लेकिन गाइडेंस में क्या है? निर्देशन तो आपको आपके अनुसार मिलेगा ना, आपको क्या करना है, आपको चुनाव करने का मौका मिलेगा। तो क्या उस समय चुनाव करने का मौका था? नहीं था। तो इसी कारण से धीरे धीरे प्लेटो के अंदर इन चीज़ों के बारे में भी हुआ। अब प्लेटो के बारे में समझते हैं कि शिक्षा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उनका थोड़ा क्या विचार था, ताकि ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आए। प्लेटो से दैट एजुकेशन शुड बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। प्लेटो ने कहा कि भाई जो शिक्षा होनी चाहिए वो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दोनों में वृद्धि करे। ठीक है, सिर्फ मानसिक वृद्धि या सिर्फ शारीरिक नहीं, दोनों वृद्धि करे। ठीक है, अभी ये आपको लग रहा होगा कि नहीं अब तो ये कॉग्निटिव बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, तो ये उस टाइम पे सही था। अभी के टाइम पे भले आप देखेंगे तो आपको ये एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट में लगेगा।
उस टाइम पे प्लेटो मानते थे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट मानते थे, करके सीखने के सिद्धांत को प्लेटो जो है करते थे। फोर्स एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। इस बात को एकदम अच्छे से प्लेटो के बारे में दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे है कि बच्चे को आप ले आ रहे हैं क्लास में, ज़बरदस्ती बैठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इनका कहना था कि बच्चे खुशी खुशी विद्यालय आने चाहिए, हंसते हुए विद्यालय आना चाहिए और हंसते हुए विद्यालय जाना चाहिए। यहाँ से उनको इतनी अच्छी चीज़ें बताई जाएँ, इतनी अच्छी से उनको शिक्षा मिले, और तभी वो असली शिक्षा है, तभी उनका बौद्धिक और उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो जाएगा, और वहाँ उनको खुद से करने का मौका दिया जाए। ये सब कहना था प्लेटो का। प्लेटो ने कहा कि जो शिक्षक का यहाँ पर रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षक ही वो है जो अपने बच्चे के जीवन को शेप प्रदान करने का मौका देता है, मतलब करता है। इसके साथ बच्चे के अंदर जो नैतिकता का भाव होता है, जो सही गलत की चीज़ें होती हैं, वो भी शिक्षक द्वारा ही बच्चा सीखता और शिक्षक सिखाता भी है। अब यहीं से बात आती है, ये जो पॉइंट है टीचर का, कि जब शिक्षक उसको निर्देशित कर रहा है, शिक्षक अपने व्यवहार से बच्चे को मदद कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो मदद? गाइडेंस। अब यहाँ से आपका आंसर आएगा कि अ टीचर शुड गाइड द स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली, मतलब टीचर को बच्चे को गाइड करना है, निरंतर गाइड करते रहना है उसके जीवन में, जब तक कि वो कुछ काबिल न बन जाए। तो प्लेटोनिक एजुकेशन करिकुलम, मतलब प्लेटो के अनुसार दिया गया था, तो इसको प्लेटोनिक एजुकेशनल करिकुलम कहते हैं। कि दो तरह की आपकी करिकुलम है, मतलब दो तरह के लेवल पर, एक एलिमेंट्री और एक हायर। पहले सेकेंडरी नहीं था, ब्रिटिश एरा से आपको सेकेंडरी एजुकेशन देखने को मिलेगा। एलिमेंट्री था और दूसरा था हायर। अगर एलिमेंट्री की बात करें तो इनका कहना था कि इस समय बच्चे बिल्कुल मोम की भांति होते हैं। जैसे मोम होता ना कि उसको पिघलाया और पिघला करके जो शेप देना चाहो दे दो, वही हाल बच्चों का है। तो यहाँ पर उस शेप को देने का काम कौन कर रहा है? शिक्षक। तो शिक्षक के अंदर उस निर्देशन को बच्चों को निरंतर क्या करते रहना है? देते रहना है। सो इन दिस स्टूडेंट्स नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, ही डिड मच एम्फेसिस ऑन वोकेशनल गाइडेंस। तो यही इनका था कि गाइडेंस इसी प्रकार से देना है, और चूंकि उस समय पे कौन देता? शिक्षक देता। तो शिक्षा की महत्ता बताई है, और व्यावसायिक निर्देशन को भी अधिक महत्व दिया है इन्होंने कहा कि व्यवसाय जो हो, उस टाइम पे भी जब सुकरात ऐसा करते थे तो वो लोगों को भी प्रेरित करते थे। तो प्लेटो ने भी वही काम किया कि जैसे कि इनका कहना था कि जो व्यवसाय हो उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और आप हमेशा जानिए कि क्रिएटिविटी किसी चीज़ में, आप किसी चीज़ में ग्रेट कब कर पाएंगे? जब वो आपके इंटरेस्ट का क्षेत्र होगा। क्योंकि नौकरी आपको एक दिन दो दिन आप किसी चीज़ को बिना मन के करेंगे, लेकिन जब जीवन भर करने का सवाल आता है तो वहाँ पर कोई चीज़ काम नहीं आती है सिवाय इंटरेस्ट के, सिवाय आपके जो है उस क्षेत्र के प्रति लगाव। क्योंकि जब आपका लगाव होगा, जब आपका इंटरेस्ट होगी, आपकी रुचि होगी, तो आपका मन नहीं भी होगा तो भी आप उस क्षेत्र में बाकियों से अच्छा करेंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि व्यवसाय के चयन के समय आप बिल्कुल अपने पूरे सेंसेस को ओपन करके एक बार चुनाव करिए, क्योंकि वो आपके लाइफ टाइम का सवाल होता है। तो उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और वो क्रिएटिविटी कब आएगी? जब टीचर सही से गाइड किया होगा बच्चे की नीड, एबिलिटी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। नव युवकों को प्रेरित करना इनका काम था। जाकर के ये खड़े होकर के बताते थे कि भाई ये करो, तुम लोग ऐसे करो, उस टाइम के हिसाब से। तो टीचर का काम क्या है? समस्या समाधान हेतु निर्देशन देना। सो ये है आपका प्लेटो का निर्देशन के क्षेत्र में योगदान, या फिर निर्देशन के क्षेत्र में उनका विचार। ठीक। कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, तो इसमें हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, कंपोनेंट भी पढ़ेंगे और प्रोसेस भी पढ़ेंगे, दोनों को देखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि जब हम कंपोनेंट, घटकों की बात करेंगे, तो देखिए काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया होती है, अब यहाँ से बस 1 मिनट में आप इसको समझ जाएंगे, बहुत ही ईजी है। काउंसलिंग जो आपका परामर्श की क्या है? एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में कौन आता है, अब वो मुझे बताइए। एक तो आप जाएंगे तो भाई आपके सामने एक व्यक्ति बैठा होगा जो काउंसलर कहलाएगा, और एक आप होंगे जो आप वहाँ पे फिर अपना नाम भूल करके काउंसली का नाम हो जाएगा आपको, क्योंकि आप क्या है? परामर्श प्राप्त करता। ये काउंसलर आपको क्या करेगा? काउंसलिंग करेगा। तो काउंसलर परामर्श दाता, काउंसली आप हो गए जो परामर्श प्राप्त करेंगे। और ये आप किसी न किसी टॉपिक पे बात करेंगे ना कोई आपके पास स्पेसिफिक समस्या होगी ना, तो वही समस्या है, या फिर आप इसको कह लीजिए कि गोल है, क्योंकि आप लोगों के मिलन का कोई ना कोई रीज़न होगा ना, तो वो रीज़न क्या है? गोल ऑफ काउंसलिंग है। सो दिस इज द 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। परामर्श प्रक्रिया के 3 प्रमुख घटक कौन है? पहला जो काउंसलर है, दूसरा जो काउंसली है, तीसरा उस काउंसलिंग का क्या लक्ष्य है। काउंसलर जो है काउंसली को क्या करता है?
परामर्श देता है, किस प्रक्रिया द्वारा देता है, उस प्रक्रिया का नाम है काउंसलिंग। क्लियर हुआ इतनी बात? काफ़ी ईजी, इसमें कुछ ऐसा समझाना है ही नहीं। 3 कंपोनेंट है जो आपको तीनों एज इट इज़ अभी ही याद हो गए होंगे, ठीक है। CCG, ठीक, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। अब ये जब हम प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो परामर्श की प्रक्रिया होती है उसमें रेडीनेस दोनों को होनी चाहिए। मान लीजिए कि परामर्शदाता तो पहले से ही रेडी रहता है, क्योंकि उसका तो भाई काम ही वही है। जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत सोच विचार करता है कि यार ये समस्या मुझसे अब नहीं सॉल्व हो रही है, अब तो काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, तो तत्परता होती है। काउंटर विल का मतलब होता है कि दोनों की सहमति से, क्योंकि जब आप काउंसलर के पास जाएंगे तो वो पहले आपकी सहमति चीज़ों को मतलब आपके साथ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा कि हाँ आप सहमत हैं, आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, ये सारी चीज़ें। फिर केस हिस्ट्री जो है आपका, अब आप पढ़ेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स में गाइडेंस के, तो वहाँ पर क्या है कि केस हिस्ट्री एक प्रकार से समझिए तो आपका पूरा खुला चिट्ठा। इसमें आप पहले क्या थे, बचपन से लेकर के अभी जितने बड़े हैं वहाँ तक में कितनी एजुकेशनल अचीवमेंट हुई, क्या आपके लाइफ में कोई मेजर इंसिडेंट हुआ, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, आपके बारे में पता करेगा। फिर रिपोर्ट का मतलब होता है कॉर्डियल रिलेशन इस्टेब्लिश करना, कि भाई ठीक है आपके साथ मतलब अच्छा मधुर संबंध स्थापित करना, ताकि आप धीरे धीरे मतलब मेरे साथ क्या हो सके, ओपन हो सके। ट्रांसपेरेंस क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि जब ये प्रक्रिया होती है तो जैसे काउंसलर को पता लगा कि आपको आपके जीवन से संबंधित कोई समस्या, मैरिड लाइफ से रिलेटेड मान लीजिए कोई समस्या है, तो काउंसलर आपको शुरुआत में कहेगा कि यार जब मेरी भी शादी हुई थी ना तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। मतलब शुरुआत वो करेगा, थोड़ी थोड़ी बातें अपनी बताएगा अर्ली लाइफ की। किस लिए? ताकि आप एनकरेज हो जाएं, कि आपकी जो समस्या फिर आप उस चीज़ को बोलना शुरू करें। जैसे होता है ना हमारे अंदर झिझक होती है, तो उस झिझक को तोड़ने के लिए काउंसलर क्या करता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है और अपनी कोई समस्या को बताता है कि मेरे साथ भी यार ऐसा ऐसा था, तो ऐसा ऐसा हुआ। तो ये ट्रांसफेरेंस है। और काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होगा कि अब यहाँ पर काउंसलिंग मतलब हो जाता है एनकरेज, और यहाँ पर वो जो है अपनी समस्या को पूरे अच्छे तरीके से बताता है। फिर आता है रेजिस्टेंस की स्टेज होती है जिसमें कि पूरी समस्या को समझते हैं और समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो देखता है और करता है। चूँकि ये एक दिन में नहीं ख़त्म होता है, इट टेक सेशंस, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, जिसमें कि आपके जो है 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, 7 आपके स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में। कितने हैं? 7। और कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट में है 3, ठीक। काउंसलिंग, काउंसलर और गोल्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स गाइडेंस। सेक्स गाइडेंस की ज़रूरत क्यों है? देखिए, सेक्स गाइडेंस कम्स अंडर द स्कोप ऑफ गाइडेंस अलॉन्ग विथ वोकेशनल, एजुकेशनल, पर्सनल, मोरल, सोशल एट्सेट्रा। जो आपका सेक्स गाइडेंस है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये भी आपके स्कोप ऑफ गाइडेंस के अंतर्गत आता है, कि मतलब जो आपका गाइडेंस है उसका क्षेत्र कितना तक है। जैसे हमारे हर एक स्टेट का कहीं ना कहीं तक दायरा होता है ना, कि यहाँ तक यूपी है, यहाँ तक केरला है, यहाँ तक महाराष्ट्र है, तो वैसे ही जो गाइडेंस है उसका स्कोप कहाँ तक है, तो उसका स्कोप जिन जिन एरिया में हम उसी की बात कर रहे हैं, तो ये उसके एक स्कोप में आता है। किसकी तरह? जैसे आप वोकेशनल पढ़ते हैं, एजुकेशनल पढ़ते हैं, पर्सनल गाइडेंस, मोरल गाइडेंस, सोशल गाइडेंस, उसी की तरह एक और गाइडेंस है आपका सेक्स गाइडेंस। सेक्स गाइडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, अब वो देखिए। सेक्स गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर बॉडीज़। किसको? चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनके बॉडी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव आपको क्या बताता है? अंडरस्टैंडिंग, कि भाई लड़के की बॉडी है तो वो अलग तरीके से वर्क करती है, उसके बॉडी का अलग मैकेनिज्म है। लड़की की बॉडी है तो उसकी बॉडी अलग तरीके से है। इन इंडिया सेक्स एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ प्राइवेट स्पीकिंग। आप सभी को पता है कि अगर घर में भी अगर किसी ने सुन लिया किस तरह के बच्चा बात करता है, बस वो बिगड़ गया। मैटर नहीं जानना, बस वो नाम सुनते ही पेरेंट्स भी एकदम वो हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि धार्मिकता थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा है कि ये प्राइवेट स्पीकिंग का पार्ट होता है, बट इसके काफ़ी आपको नुकसान भी देखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम इसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते हैं, सबके अंदर अवेयरनेस नहीं हो पाती। आप देख रहे हैं कि शिक्षा इतने सालों से दी जा रही है, इतना चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता है, तो ये तो फिर भी प्राइवेट स्पीकिंग मैटर है एक। दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द यंगस्टर्स, और यही यंगस्टर्स आगे जाके फिर उनको हर समय समस्या होती है। जैसे देखिए, सेक्स गाइडेंस टीचर द स्टूडेंट्स नॉट ओनली द बेसिस ऑफ प्यूबर्टी, बॉडी चेंजेस एंड डेवलपमेंट। जो आपका सेक्स गाइडेंस जो है आपका, ये बच्चे को जो है
क्या बताते हैं सेक्स गाइडेंस जो टीचर्स हैं, द चाइल्ड नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्यूबर्टी बॉडी चेंजेस, चूँकि इस अवस्था में जब बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल में होते हैं, तो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, सभी लोगों को पता है, आप लोग उसके थ्रू गए भी हैं, गुजर भी चुके हैं। एंड बॉडी चेंजेस एंड डेवलपमेंट, इट ऑल्सो शो अस अ प्रॉपर एंड राइट वे टू से नो टू अनवांटेड सेक्शुअल एक्टिविटीज़। कई बार क्या होता है कि बच्चे को पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ गुड टच, बैड टच। आजकल स्कूलों में भी आप देखेंगे सिखाया जाता है कि बेटा ये गुड टच है, ये बैड टच है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप अपने बच्चे को वो चीज़ सिखा रहे हैं। आप उसको सेक्स एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट है आज के एरा में, क्योंकि लोग आपको इमोशनली क्या करते हैं, फूल बनाते हैं और आपका मिसयूज़ करते हैं। तो आप उस मिसयूज़ से बच सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि सेक्स गाइडेंस दिया जाए। ये आपको आपके बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में अवगत कराता है, बताता है, आपको एक सही तरीका दिखाता है, बताता है कि हाउ टू से नो। अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं चाहते हैं तो आप उसके लिए डायरेक्टली नो कहिए, और वो नो का मतलब नो होता है। इसके साथ देखिए और सेक्स गाइडेंस आपकी किस प्रकार हेल्प करता है। इट ऑल्सो गिव्स पीपल नॉलेज एंड स्किल वेयर दे नीड अ लाइफ टाइम एंड अ गुड सेक्शुअल हेल्थ। इसके साथ ये लोगों को कई जो है आगे आने वाली चीज़ों के बारे में भी बताता है, ताकि उनकी आगे की लाइफ में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना हो। हेल्प द इंडिविजुअल टू नो देयर बॉडीज बायोलॉजिकली, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जैविक आधार पे उनकी बॉडी किस हिसाब से बनी है। अब देखिए ये कोई ऐसा छिपा नहीं है, अगर कोई फीमेल है, कोई स्त्री है, कोई लड़की है, तो उसकी बॉडी उस हिसाब से जो है बायोलॉजिकली बनी हुई है कि उसको एक बेबी को बर्थ देना है, तो उस हिसाब से उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। एज इट इज़ लड़का है तो उसकी बॉडी में उस हिसाब से चेंजेस होते हैं। तो ये जो बातें होती हैं ये इंडिविजुअल को पता होनी चाहिए। हेल्प टू बिल्ड देयर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी लिमिटेशन क्या है, आपको किस दायरे तक किसी के साथ संबंध रखना है, कब तक नहीं रखना है, वो चीज़ के बारे में आपको सेक्स गाइडेंस बताता है। बहुत ज़्यादा आप क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं ये मैटर नहीं करता। कीप यंगस्टर सेफ फ्रॉम सेक्शुअल एब्यूज़ एंड वायलेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेक्शुअल एब्यूज़ जो हो रहा है और जो सेक्शुअल वायलेंस हो रहा है उससे आपको ये बचाता है। आपको एक पहले से ही जो है एक होता है ना कि काफ़ी बार आप सुनेंगे, ये काफ़ी सोसाइटी है, ठीक है, सबके अपने व्यूज़ हैं, लेकिन ये गलत बातें काफ़ी बार लोग कहते हैं कि भाई लड़की हंस रही थी, लड़की ये कर रही थी, या लड़की ने ऐसा किया, लड़की ने। तो ये जो बाउंड्रीज़ या लिमिटेशंस हैं, अगर ठीक है अगर लड़कियों के साथ ऐसा है, अब तो लड़कों के साथ भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो मतलब लड़के भी हंसते नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्री कहाँ तक है, और वो बाउंड्री आपको कब पता लगेगी, जब आपको उस क्षेत्र के बारे में जो है जानकारी होगी, आपको अपने सेल्फ के बारे में जानकारी होगी। और ये जानकारी जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो सेल्फ सेक्सुअल अवेयरनेस है, वो हमें कहाँ से आएगी, सेक्स गाइडेंस के थ्रू या सेक्स एजुकेशन के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड गाइडेंस। तो देखिए गाइडेंस और टीचिंग के बीच में डिफरेंस ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम टीचिंग की बात करते हैं, शिक्षण, और गाइडेंस क्या है, एक निर्देशन है। तो टीचिंग देखिए एक प्रोसेस है टू इम्पार्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। टीचिंग अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, मैं आपको एक तरीके से ज्ञान दे रही हूँ, एक तरीके से आपकी समझ विकसित करने की कोशिश कर रही हूँ, यही सारी चीज़ें तो कर रही हूँ। आपके अंदर कोई स्किल डेवलप हो रहा है कि आप सुनने की स्किल आपके अंदर हो रही है कि नहीं, आप शांति से बैठ के सुन रहे हैं, लिसनिंग स्किल हो रही है। ऐसे ही आप किसी को देख करके जब क्लास में टीचर बोलते हैं, समझाते हैं, आप लिखते हैं, राइटिंग स्किल भी डेवलप हो रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है जो हिडन होती है, जो आपको पता नहीं लगती है। So this is teaching, but what is guidance? Guidance is more than assistant to help or solve someone in their problem. आप गाइडेंस की यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख देंगे, आपने याद किया हुआ है। गाइडेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन आप यहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है। और टीचिंग का मैंने बता दिया। टीचिंग जब भी होगा तो वो विद्यालय के अंदर औपचारिक परिस्थितियों में ही होगा। फॉर्मल प्रोसेस है बट ये इनफॉर्मल है। इसका स्थान फिक्स्ड होता है। ये अलग अलग पॉइंट्स है, मैंने एक में लिखा है, आप एग्जाम में अलग अलग लिखेंगे पूरे के पूरे सेंटेंस में फॉर्म करके। जैसे कि ये एक औपचारिक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रमों के दौरान ही पूरी होती है। ये अनौपचारिक है, ये कहीं भी कभी भी कोई भी दे सकता है। इसका स्थान फिक्स होता है विद्यालय में, लेकिन इसका स्थान फिक्स नहीं होता, विद्यालय, घर, एनीवेयर, ठीक। लिमिटेड स्कोप है, टीचिंग एक लिमिटेड है क्योंकि ये एक सिर्फ एक पोर्शन को शो कर रहा है, जबकि गाइडेंस क्या है, ये ब्रॉड है। इसको सिर्फ शिक्षक कर सकता है। टीचिंग का काम कौन कर सकता है, सिर्फ शिक्षक कर सकता है, ठीक। लेकिन गाइडेंस तो कोई भी दे सकता है। ये ज्ञानात्मक पक्ष को अधिक बढ़ाता है, जो आपका टीचिंग है कि सोचने समझने की जो स्किल्स है, जबकि गाइडेंस एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, आपको आगे बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है। जब टीचिंग होता है तो उसका एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, ठीक है, कुछ आपका कंटेंट मैटर पहले से फिक्स्ड होता है। ये भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि टीचिंग में चीज़ें पूर्व नियोजित होती हैं,
ठीक है, पूर्व नियोजित होती हैं। लेकिन क्या गाइडेंस में पहले से पता होता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, चलो हम तो पहले से ही रख लेंगे बना करके? नहीं। तो ये भी आपका एक पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, अभी मेरे दिमाग में आया, इसको आप बनाएंगे। पूर्व नियोजित होती है, और जो आपका है गाइडेंस, उसमें चीज़ें पूर्व नियोजित नहीं होती हैं, पहले से नहीं होती हैं। आपके लाइफ में जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी उस हिसाब से उसका सोल्यूशन होगा। तो पूर्व नियोजित है, तो कैसे पूर्व नियोजित है? क्योंकि इसका खुद का एक करिकुलम होता है और इसका करिकुलम नहीं होता है, ठीक है। ये आपका टॉपिक सेंटर्ड होता है और ये आपका जो है कुछ करिकुलम जो आपको पढ़ाया जाता है। टीचिंग में जब भी आप देखेंगे तो इंटरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है और वो इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है? मतलब गाइडेंस अगर आप किसी को दे रहे हैं तो भाई कोई भी दे सकता है ना, ज़रूरी नहीं कि आपको उसके साथ अंतरक्रिया करनी हो, इंटरेक्ट करना ही करना हो, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड गाइडेंस। नेक्स्ट है हैंडीकैप्ड पर्सन। क्वेश्चन था कि कौन हैंडीकैप्ड, व्हाट इज़ अ हैंडीकैप्ड पर्सन है, हु इज़ कॉल्ड अ हैंडीकैप्ड पर्सन। तो सिंपल सी भाषा में समझिए, हैंडीकैप्ड पर्सन जो है, ये तो पहली चीज़ कि ये आपका टॉपिक आया कहाँ से, तो ये आपके जो चैप्टर स्पेशल चिल्ड्रन वाला है जिसको हम लोग जल्दी ही कवर करेंगे। तो हैंडीकैप्ड जो है आपका यहाँ पर उनको कहते हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन या फिर आप उनको कहेंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, दोनों नाम इन्हीं का है। स्पेशल चिल्ड्रन या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं कि ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर या तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है या फिर उनको जो है बहुत उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डाउन है कि वो खुद का कार्य भी नहीं कर पाते हैं, तो ये स्पेशल या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं। अब इनके कई टाइप होते हैं, ठीक है। आपको एक जो है चार्ट में जो है टेलीग्राम पर भेज दूंगी जिसमें स्पेशल चिल्ड्रन के जो कैटेगरी है ना कि किसके अंदर क्या क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे या फिर सेंसरी प्रॉब्लम पे क्या क्या है, वो सारा उसमें बना हुआ है। या तो मैं अपने आंसर में भी कराऊंगी तो उसमें भी मैंने ड्रॉ किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हैंडीकैप पर्सन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? एक्सेप्शनल या स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में। हैंडीकैप इज़ अ फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। हैंडीकैप क्या है? एक फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी दैट हिंडर्स दैम टू लिव अ टोटली नॉर्मल लाइफ। ये शारीरिक या मानसिक रूप से जो दिव्यांगता होती है वो हैंडीकैप्ड होता है, जो व्यक्ति को एक नॉर्मल लाइफ जीने से रोक देता है, नॉर्मल लाइफ जीने से बाध्य करता है। टाइप की बात करें तो फिजिकली और सेंसरी, इंटेलेक्चुअली मतलब शारीरिक तौर से या फिर कोई वेदना से संबंधित, बौद्धिक रूप से, या फिर आपका मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से कोई आपको बीमारी है, ठीक है। कॉजेज़ की बात करेंगे तो ये इन्वायरमेंटल भी और हेरिडिटी दोनों तरीके से हो जाता है। कभी कभी हैंडीकैप्ड पर्सन एक्सीडेंट्स की वजह से भी हो जाते हैं, तो कॉजेज़ में दोनों रहेगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों। क्रो एंड क्रो ने एक डेफिनेशन दी है, वे बालक जिनके शारीरिक मानसिक दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं को करने से रोकते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि वे बालक मतलब वे बच्चे जिनके शारीरिक या मानसिक दोष, फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम उन्हें नॉर्मल एक्टिविटीज, सामान्य क्रियाओं को करने से रोक देते हैं अथवा सीमित करते हैं, वे शारीरिक अक्षम बालक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है, क्या बनाया है मैं वो बता देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये व्हील चेयर पे एक बच्चा है, ये इनको जो है मतलब पैर में कोई प्रॉब्लम है, ये आइज़ बनाई है मैंने जो कि दिखा रहा है कि मतलब बच्चा पार्शली जो है उसको प्रॉब्लम है, और ये ईयर की प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स की अब हम बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या सिम्टम्स हैं आपके हैंडीकैप्ड बच्चों के। तो सिंपल है, हैंडीकैप्ड बच्चा फिजिकली अक्षम है और डिसेबल्ड मतलब है आपका कहीं ना कहीं तरीके से इंटेलेक्चुअली भी उसको समस्या है, तो वो अपने डेली रूटीन के कार्य कभी कभी कर पाने में असक्षम होगा, पहली समस्या होगी। उसके बाद उसको जो है कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगा, सोशल इंटरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक। तो यही सारी इसकी कम्युनिकेशन आपके सिम्टम्स हैं कि डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया में आई कांटेक्ट उसका अच्छा नहीं होगा, उसके अंदर हो सकता है इसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो, वो एक चीज़ को जल्दी सीख ना पाए, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफ या डिस्कैल्कुल या एस्मॉर्फ या एस्ग्राफ, ये सब आपने पढ़ा है। तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ उस बच्चे के अंदर जो फिजिकली एबल्ड नहीं है, जो आपका हैंडीकैप्ड है, उसके अंदर आ सकता है। पुअर मसल कंट्रोल, ऐसे बच्चों के अंदर जो मसल्स कंट्रोल होती है, जो ताकत होती है क्षमता की, वो बहुत कम होती है, इनके अंदर हमेशा कमजोरी और थकावट की जो है वो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। भाई ये क्वेश्चन तो इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया था, अगर किसी को डेफिनेशन याद नहीं होगी तो ये वैसा क्वेश्चन था कि फिर भाई अकॉर्डिंग टू अपने नाम के आगे लगाना पड़ता कि अकॉर्डिंग टू प्रिया सिंह की ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 2 डेफिनेशन है गाइडेंस की, मैंने लिखा है, आपको याद भी करना है।
तो देखिए गाइडेंस का अगर इजी स्टार्टिंग में 2-4 लाइन अपने से वो बता देंगे कि गाइडेंस का मतलब जो अगर हम वर्ड के अकॉर्डिंग का है तो टू डायरेक्ट करना, टू पॉइंट आउट करना है, टू शो द डायरेक्शन या टू शो द पाथ, ये होता है। एजे जोन्स की बात करें तो गाइडेंस इज एन असिस्टेंट गिवन टू अ इंडिविजुअल इन मेकिंग इंटेलेक्चुअल चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट। एजे जोन्स का कहना है कि जो आपका निर्देशन है वो क्या है, वो एक प्रकार से असिस्टेंस है जो व्यक्ति को उसके जो है कुछ बौद्धिक सेलेक्शंस चयन करने में, उसको समायोजन करने में मदद करते हैं। ठीक है, जोन्स का ही एक और है आपका, टू गाइड मीन्स टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट और टू शो द वे, इट मीन्स मोर देन टू असिस्ट। ये ज़्यादा ईजी वाला डेफिनेशन है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो ईजी लगे आप उसको याद कर लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। बुक में आपको 5-10 दे दिया जाएगा, अगर नहीं बुक का अच्छा लगा तो नेट से भी जाके सर्च कर सकते हैं। जोन्स कहते हैं कि टू गाइड मीन्स, मतलब जो निर्देशन है आपका, गाइडेंस है, टू गाइड मीन्स टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट एंड टू शो द वे, टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट एंड टू शो द वे, इट मीन्स मोर देन टू असिस्ट। बर्नार्ड और जो आपका फुलमर, इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, गाइडेंस इज ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच प्रमोट इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन। मैंने खुद इजी लिया है, लेकिन इससे भी ईजी आप ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। सो बर्नार्ड और फुलमर का क्या कहना है कि गाइडेंस इज ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सारी क्रियाएं जो कि इंडिविजुअल के सेल्फ रियलाइजेशन को प्रमोट करती हैं, वो गाइडेंस है। कि आपको जो स्व आपका अभिव्यक्ति नहीं कहेंगे रियलाइजेशन को, मतलब रियलाइज़ करना कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं, ये चीज़ ख़राब है, ये आपका गाइडेंस का काम है। रुथ स्ट्रॉन्ग, अगर हम रुथ स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो रुथ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के फील्ड में आपको इनका नाम बहुत देखने को मिलेगा, काफ़ी काम किया इन्होंने। निर्देशन का उद्देश्य प्रत्येक बालक में विद्यमान संभावनाओं के रूप में अधिकतम विकास को बढ़ावा देना है। निर्देशन का उद्देश्य क्या है कि जो ईच और एवरी चाइल्ड है उसके अंदर जो संभावना है, संभावना किस चीज़ की, जो उसका पोटेंशियल है, उसके रूप में अभिव्यक्त करना, उसका अधिकतम विकास को बढ़ावा देना ही क्या आपका है, निर्देशन है। क्लियर है। नेक्स्ट है स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर। काउंसलर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। तो जब भी काउंसलर की बात आएगी तो काउंसलर देखिए कौन है कि जो निर्देशन करता है, जो आपको देगा, तो उसके कई सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत ही बिहेवियरल विशेषताएं हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं और आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑर्गेनाइज्ड विद इन योर प्रैक्टिस, उनको क्या रखना है, अपने अभ्यास में ऑर्गेनाइज्ड रहना है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आए तो अरे आप कैसे हैं, चाय पानी करिए, मतलब ये चीज़ नहीं, एक प्रोफेशनल की तरह उनको वर्क करना होता है। अपने कार्य में प्रोफेशनल डेडिकेशन और ट्रेनिंग दोनों इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड होना चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमिकेबल पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जो सबके साथ घुल मिल जाए, ये नहीं हो कि बहुत रिजिड है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा, कुछ लोगों को समझना है, क्योंकि उनको सबको देखना है, तो उनको अपनी पर्सनालिटी में क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस अधिक रखना होगा। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि भाई ठीक है कोई कैसा भी है उसकी रिस्पेक्ट करना, और नॉन जजमेंटल होना। कम्युनिकेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि उनका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, खुद के प्रति भी उनकी चेतना होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के प्रति सचेत नहीं रहेगा वो दूसरों को कभी कर भी नहीं सकता। एडजस्टमेंट होना, कैसा व्यक्ति आ रहा है, कैसे उसकी सिचुएशन है, हर स्थिति में एडजस्ट करना आना चाहिए, ये एक गुड काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सेप्टेंस, एडजस्ट करना, एक्सेप्टेंस करना, कोई भी चीज़ है अगर वो हो सकता है, क्योंकि भाई वो भी इंसान है ना, इंसान है जी वो भी, तो उसके भी खुद के कुछ नियम होंगे, कुछ उसके व्यूज़ होंगे किसी व्यक्ति को लेके, किसी औरत को लेके, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो हो सकता है कि सामने आने वाला इंसान उसके व्यू से मैच ना खाए, तो वो लड़ाई नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है, इट्स ऑल्सो जस्ट अदर वे ऑफ व्यू पॉइंट हो सकता है। सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, संवेदनशीलता, जो टॉपिक्स लोग उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अपने पर्सनल मैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके प्रति कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता होनी चाहिए और संवेदनशीलता होनी चाहिए। बेसिक इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक स्किल्स, बेसिक इंटेलिजेंस उसके पास सामान्य होनी चाहिए, लेकिन कौशल विशिष्ट होना चाहिए। क्यों स्पेसिफिक स्किल, तभी तो वो कर पाएगा ना किसी भी समस्या का समाधान, जब उसके पास स्पेसिफिक कौशल नहीं होगा तो कैसे करेगा। हमेशा उसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। सो दीज ऑल आर द, मैंने आपको 15 बता दिया, इसके अलावा भी आप अपने से भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसके अलावा और क्या है, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड मतलब कि उसका एटीट्यूड जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होना चाहिए, मतलब कि किसी भी समस्या को उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लगाते हुए सॉल्व कर सके। आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तो उनके अंदर होता है, उन लोग को सिखाया ही इतना जाता है। ठीक, तो आर्ट ऑफ लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फार साइटेड होने चाहिए, दूरदर्शी होने चाहिए कि अच्छा इस चीज़ का ऐसा सोल्यूशन होगा तो भविष्य में ऐसा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कम इज़ योर फैमिली गाइडेंस। क्या होती है फैमिली गाइडेंस, अब वो देखते हैं। फैमिली गाइडेंस कम्स अंडर द स्कोप ऑफ गाइडेंस। जैसे अभी आपने सेक्स गाइडेंस देखा, वैसे ही आपका ये फैमिली गाइडेंस है, तो ये भी स्कोप के अंदर आता है। फैमिली गाइडेंस क्यों ज़रूरी है, इम्प्रूविंग इमोशनल अवेयरनेस। किसके इमोशनल अवेयरनेस की बात करें तो परिवार में सभी सदस्यों के सांवेगिक जागरूकता पैदा करने के लिए। जो लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, मैंने टू द पॉइंट शॉर्ट में, क्योंकि मैं हमेशा कंटेंट ऐसे ही लिखती हूँ, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप पूरा लाइन से लिखेंगे। ठीक है। इम्प्रूविंग इमोशनल अवेयरनेस को अच्छा करने के लिए, हेल्पिंग पीपल एक्सेप्ट थिंग दैट दे कैन नॉट कंट्रोल। परिवार में ऐसे भी कई लोग होते हैं, हम देखेंगे परिवार में, हर परिवार में वैरायटी ऑफ पीपल होते ही होते हैं, तो उस परिवार में कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं सबको कंट्रोल करके रख लूँगा या रख लूँगी, तो वो चीज़ उनको समझाना कि भाई आप सब चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो ठंड रखिए और करना क्या है कि आपको चीज़ों को सिर्फ एक्सेप्ट करना है। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि लोगों का जो अपने ही परिवार के साथ है उसके कम्युनिकेशन को बढ़ाना और आपस में सहयोग, कोलैबोरेट करके चीज़ों को काम करने की बढ़ाना, उस चीज़ को टेंडेंसी को शो करना। लर्निंग टू प्रैक्टिस एम्पैथी लिसनिंग, ये भी चीज़ करना कि आपको परिवार के लोगों के लिए एम्पैथाइज होने की, कि उसको कोई समस्या है तो इसका मतलब है वो समस्या आपको भी है, क्योंकि आप एक परिवार के हो। उस एम्पैथी को जो है क्या करना, लाना। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि भाई जॉइंट फैमिली में चाचा अंकल सबके जो है एम्पैथाइज ही होता था, लेकिन अब के समय में अपने परिवार के लिए भी लोगों की एम्पैथी नहीं निकलती है, तो और सुनने की जो क्षमता है वो भी नहीं होता है, कोई किसी का सुनना नहीं चाहता, सब सुनाना ही चाहते हैं, तो ये चीज़ भी सिखाना। इसके अलावा ऑल्सो असिस्ट इन सर्टेन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के भी कुछ जो सामान्य समस्याएँ होती हैं बाल्यावस्था के दौरान, उससे जब बड़े होते हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी पारिवारिक निर्देशन आवश्यक है। अब देखिए फैमिली प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे कम्युनिकेशन, पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम बिटवीन सिबलिंग, पेरेंटिंग इशू, स्ट्रेसफुल इवेंट, ट्रॉमा। गाइडेंस करके आप इसको बेटर बना सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन, शेयरिंग करना, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अवेयरनेस को बढ़ाना। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाया है, ये ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये एक घर है, आप सुंदर सा घर बनाइएगा और इस घर के अंदर यहाँ पे आपको 3-4 छोटे बड़े सबको जो है खड़ा कर देना है और ये बताना है कि भाई गाइडेंस की मदद से आप क्या किए हैं, इसको आपने बेटर प्लेस बनाया है टू लिव इन। ठीक है। चलिए, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस, तो गाइडेंस की ज़रूरत क्यों है और इम्पॉर्टेंस इसका क्या है। तो पहले हम इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद नीड। गाइडेंस का चाहे देखिए स्कोप आपने देख लिया, आपने गाइडेंस का ऑब्जेक्टिव देख लिया, नीड और इम्पॉर्टेंस है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका एक इससे प्रिपेयर हो रहा है, जो आप शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग में भी आपसे पूछा गया, जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से, तो ये अगर आप शॉर्ट को पूरा कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग में भी एक फर्स्ट यूनिट से आप देखेंगे पेपर एनालिसिस जो कराया गया है प्रीवियस ईयर, या आपके पास पेपर है तो आप वहाँ से भी देखेंगे, तो पूछा गया है पेपर में कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस, व्हाट इज गाइडेंस, तो ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस, सबसे पहला बेटर फैमिली लाइफ के लिए ज़रूरत है, मतलब हर जगह तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जितने आपने फील्ड पढ़े। देखिए इंपॉर्टेंस पूछे, नीड पूछे, ट्रिक बता रही हूँ आपको, जितना उसका स्कोप है सबका एक एक पॉइंट लिख डालिए। शैक्षिक विशेषताओं, मतलब शैक्षिक उसमें हमारी मदद करेगा चयन करने में विषयों का, ये सारी चीज़ें। व्यवसाय में करेगा, रोजगार दिलाने में, प्लेसमेंट सर्विसेज, इन सब के नाम से लिख दीजिए। उसके बाद थर्ड आप जाएंगे तो भाई ये लाइफ में जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एक्स्ट्रा जो आपके मैरिटल अफेयर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं मैरिड लाइफ में, प्री मैरिड लाइफ, पोस्ट मैरिड लाइफ में देखने में, इसमें आपका गाइडेंस काफ़ी वर्क करेगा, कैसे चलना है। ठीक, इसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, एक्सेप्टेंस में, सारी चीज़ों में। तो ये जो स्कोप आपके अलग अलग है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इन सबको स्कोप बना करके इंपॉर्टेंस आप देखिएगा कि ये समस्या है और इसके समाधान है, तो ये गाइडेंस से ही संभव है, इसी कारण इसकी महत्व जो है वो बढ़ा है। ठीक, बेटर फैमिली लाइफ, चॉइस ऑफ रेलिवेंट करिकुलम। देखिए परिवार पे आए, परिवार के बाद शिक्षा पे आ गए ना, करिकुलम।
एक अच्छे करिकुलम पाठ्यचर्या का चुनाव के लिए प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व पे वापस आ गए। PCSC फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का जो है निर्माण होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इसका विकास। एडजस्टमेंट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ फंडामेंटल वर्थ ऑफ इंडिविजुअल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पहले लिखिएगा। क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ फंडामेंटल वर्थ ऑफ इंडिविजुअल। एक व्यक्ति नहीं, सिंगल इंडिविजुअल की भी वर्थ को समझता है कौन? गाइडेंस। ठीक, लेट्स सी द नीड ऑफ गाइडेंस। नीड की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप इसको चाहें तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो अलग अलग आपके फील्ड्स हैं, सोशल नीड, इंडिविजुअल नीड, वोकेशनल नीड। सोशल नीड, इंडिविजुअल नीड, वोकेशनल नीड, सामाजिक जो है आवश्यकता या ज़रूरत, और आपका व्यक्तिक आवश्यकता और व्यावसायिक आवश्यकता। साइकोलॉजिकल नीड, इमोशनल नीड एंड पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, पॉलिटिकल, आपका मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और राजनीतिक। इसके अलावा भी आप चाहें तो शैक्षिक आवश्यकता लिख सकते हैं, जो भी आपको नीड, मतलब जितने आपने स्कोप देखा है, मोरल नीड, यही सारा आपका जो है हो जाएगा नीड के अंतर्गत। सो ये आपका यहाँ पर नीड और गाइडेंस आपका हो जाता है कंप्लीट इंपॉर्टेंस के। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च सर्विसेज इन गाइडेंस। अब देखिए रिसर्च सर्विसेज का गाइडेंस में क्या योगदान है। अभी सर्विसेज में आपने एक सर्विसेज देखा था जो आपका किसका था, आपका वो था कि ये प्लेसमेंट सर्विसेज। प्लेसमेंट सर्विसेज आपने देखा था, तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि गाइडेंस में कई तरह की आपके बेसिक जो है सर्विसेज होती हैं। तो फिर से आपका आ गया रिसर्च सर्विस। इसका क्या इंपॉर्टेंट योगदान है वो देखिए। कैटर द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब या स्टूडेंट्स, कि जो आपका व्यक्तिगत नीड है एक बच्चे की, एक इंडिविजुअल की, उसको कैटर करने में मदद करता है। रिसर्च सर्विसेज इन गाइडेंस ओवरहॉल द एग्जिस्टिंग गाइडेंस सर्विसेज। देखिए जो रिसर्च वाला वर्ड है ना, अनुसंधान जो आपका सेवा है, अनुसंधान में हम क्या करते हैं, आप खुद सोचिए। अनुसंधान में हम किसी टॉपिक के ऊपर जो है थेसिस, डिसर्टेशन, जो सारी चीज़ें देते हैं, वो उसके ऊपर समस्या क्या है, उस समस्या का क्या प्रोबेबल सोल्यूशन है, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो रिसर्च एक तरीके से समझिए कि जो आपका एग्जिस्टिंग है, जितने भी आपके सर्विसेज हैं, उन सभी सर्विसेज को जांच तांच देखने का काम करता है, देख रेख करने का काम करता है कि अच्छा ये सही से काम कर रहा है, लाओ इसी के ऊपर आज हम रिसर्च करें, ये वाला हाल है इनका। ठीक है, सो ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग गाइडेंस सर्विसेज हैं, इनको देखने ताकने का काम कौन करता है? रिसर्च सर्विसेज। अब यहाँ अलग अलग सर्विसेज के नाम मैंने लिख दिए हैं। इवैल्यूएशन सर्विस, एडमिशन सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस, फॉलोअप सर्विस, प्री एडमिशन सर्विस, एटसेट्रा। ठीक, रिसर्च सर्विसेज इन गाइडेंस एड्रेसिंग द डिमांड्स ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट। इसके साथ जो रिसर्च है ये भी बताता है कि भाई इस क्षेत्र में ऐसी समस्या है, तो आपको जो है भविष्य में और वर्तमान में जो है इस प्रकार से नीड है, तो प्रेजेंट में इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्यूचर में और इसको ऐसे बेटर कर सकते हैं। ये काम कौन करेगा? रिसर्च सर्विसेज। रिसर्च सर्विसेज इस्टेब्लिश टू शो द इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम। इसलिए भी बनाया जाता है ताकि इसके माध्यम से जो है एक गाइडेंस काउंसलिंग जो प्रोग्राम है उसकी जो है इफेक्टिवनेस को दिखाया जा सके, प्रभावशीलता को दिखाया जा सके। कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ स्कूल। इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि ये कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ स्कूल। कौन? आपका रिसर्च सर्विसेज। क्लियर है इतनी बातें? तो देखिए ये जो आपका रिसर्च वाला पोर्शन है, इसको आपको एज इट इज़ सिंपल में समझना है कि रिसर्च सर्विस आपका क्या होगा। ये काम क्या करेगा कि रिसर्च के क्षेत्र में, मतलब जब आप सेवाओं के क्षेत्र में बात करें, अनुसंधान, तो यहाँ पर जितना आपका पहले का है, मतलब कि जितनी आपकी प्रीवियस में फील्ड है, चाहे आपका एडमिशन की फील्ड हो, चाहे आपका प्लेसमेंट फील्ड हो, चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, सभी फील्ड को देखने ताकने का काम ये करेगा। जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसको उसमें किस प्रकार से और अच्छा उसको बेटर कर सकते हैं, उसके लिए जो है योगदान देता है। हर एक बच्चे की नीड क्या है उसके ऊपर ये काम करता है। तो ये सारा फैक्टर किसके लिए है? आपके रिसर्च सर्विसेज के लिए है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो निर्देशन के क्षेत्र में भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या क्या समस्याएं हैं? तो ये समस्या व्यवहारिक हैं। इन समस्या को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये समस्या वाकई है। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे कि गाइडेंस आप देख रहे हैं कि गाइडेंस का काफ़ी स्कोप है, इसी कारण आज हम इसको देख भी रहे हैं। तो ये जो गाइडेंस है, ये गाइडेंस भारत में क्यों, इसके प्रसार में क्या क्या समस्याएँ सामने हमें फेस करनी पड़ रही हैं।
तो सबसे पहला है लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज की कमी है, संसाधनों की कमी है। अभी हम बेसिक से ही लड़ रहे हैं, तो उसमें गाइडेंस जो है, चूँकि आपको पता है कि अगर अच्छे लेवल का गुणवत्ता के साथ देना तो उसकी कमी है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, और जो लोग गाइडेंस के क्षेत्र में वर्क भी कर रहे हैं उनमें भी ट्रेनिंग की कमी है। ट्रेडिशनलिज्म, आज भी परंपरागतता ज़्यादा है कि अगर बच्चा कहेगा कि उसको किसी चीज़ में जो है काउंसलर या गाइडेंस की ज़रूरत है, आज भी आप देखेंगे मिडिल क्लास फैमिली में काउंसलिंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। लोग मानते ही नहीं कि बच्चे के पास भी समस्या होगी है, तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे पास इतनी समस्या है, हम इस उम्र में थे तो हमारे पास कोई समस्या ना थी। तो ये जो प्रॉब्लम है कि जो आज भी हम उसी सोच के साथ हैं, हमें लगता है कि आज भी हम उसी एरा में जी रहे हैं और बच्चों के पास उतनी ही सही जो है आपकी है कि उनके पास कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं है। जबकि रियलिटी है कि अब रोजगार के चक्कर में बचपन से ही बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो उस चीज़ को आने वाले टाइम में जब उनकी एज होती है, जब वो यंगस्टर्स बनते हैं, तो वो उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि प्रॉपर रिसोर्स नहीं होने की वजह से अच्छे जो है उनको गाइडेंस मिल नहीं पाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस की भी कमी है, कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, सामंजस्य की भी कमी है, चाहे वो विद्यालय में देखें चाहे आप कहीं भी देखें। कॉमन एलिमेंट्री एंड हाई स्कूल प्रॉब्लम, ये बच्चों की समस्या है कि जो बच्चे एलिमेंट्री पे होते हैं उनके साथ भी कई समस्याएं हैं, जो गाइडेंस उनको सही ढंग से नहीं मिल पाता है। इसके साथ हाई स्कूल में भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ इलिटरेट पेरेंट्स, जो आपके इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं, अशिक्षित माता पिता होते हैं, वो इसकी महत्ता नहीं समझ पाते हैं। पाठ्यचर्या जो फॉल्टी है, एजुकेशन सिस्टम जो ऐसा है, उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है आपका, ये आपका क्या है, प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा आप अपने से भी इसके पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्कलोड ऑन टीचर, शिक्षक के ऊपर अधिक से अधिक क्या करना, भार बढ़ाना। फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, जो आपका शिक्षा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो कितना फॉल्टी है, इसमें भी बहुत बड़ा है, क्योंकि गाइडेंस उसी अनुसार अब शिक्षक भी देते हैं कि बेटा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ो और पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे कोई अध्यापक ऐसा कहते नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रक्रिया उस हिसाब से है कि अगर कोई शिक्षक सही से आपको निर्देशित भी करना चाहे तो चूंकि वो प्रक्रम होता नहीं है, पॉसिबली हो नहीं पाता है कि नहीं आपका उस हिसाब से डेवलपमेंट हो। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन, चूँकि आर्थिक की सब कुछ है, इसके अलावा कास्ट सिस्टम, जो रिजिडिटी हो जाती है ना कम्युनिटी में, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें निहित होती हैं जो इसके पीछे इसको रोक देती हैं। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ गाइडेंस। देखिए गाइडेंस के जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना, देखिए आप शॉर्ट में उसके सारे पॉइंट्स को आप पढ़ रहे हैं, तो आपको फर्स्ट यूनिट से अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया शॉर्ट में आज में, आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया, आपने नीड इंपॉर्टेंस देख लिया, आपने उसके एम्स को देख लिया, आपने स्कोप को अभी पढ़ रहे हैं, अभी आगे नेचर भी आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ गाइडेंस देखिए क्या है। स्कोप ऑफ गाइडेंस में हमने 2 गाइडेंस को तो डिटेल में देख लिया, एक सेक्स गाइडेंस देखा, एक फैमिली गाइडेंस देखा। वही ये स्कोप बता रहा है कि कहाँ तक इसका क्षेत्र सीमा है। तो पर्सनल गाइडेंस, एजुकेशनल, आपका व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, नैतिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन और अवकाश का जो समय है उसका सही प्रकार से निर्देशन करना, ठीक है। ये आपका क्या है, निर्देशन है। निर्देशन के ये आपके प्रकार हैं, पर्सनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, सोशल गाइडेंस, मोरल गाइडेंस, हेल्थ और लेजर टाइम। इसमें सारा आपका एज इट इज़, इसमें ऐसा नहीं है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए आपको नहीं बहुत जानना है डिटेल में, ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया, इंडिविजुअल गाइडेंस जो आपका है व्यक्तिगत, और सर्विस ग्रुप गाइडेंस, ये भी कुछ स्कोप हैं कि मतलब इतने के अलावा भी आपके कुछ और स्कोप है, जैसे एडजस्टमेंट फील्ड को और ब्रॉड करना, जो सर्विसेज हैं उनको और इन्हांस करना, फॉलो अप सर्विसेज जो हैं और गाइडेंस सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन करना, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट स्कोप में आता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जो स्कोप ऑफ गाइडेंस है इसका फील्ड काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा है। तो इसके बड़ा होने के पीछे, एक्सपेंशन के पीछे रीज़न क्या है, हमने इंपॉर्टेंस देखा गाइडेंस का, तो क्या रीज़न है, तो अब उस रीज़न को जानेंगे। रीज़न फॉर गाइडेंस एक्सपेंशन, गाइडेंस जो इतना प्रसार कर रहा है इसके पीछे का क्या रीज़न है। सबसे पहला तो इंक्रीजिंग एरिया, जो बढ़ता हुआ इसका क्षेत्र है वो, माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का भी विस्तार अब हर जगह हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्ति का अलग अलग जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनके बिहेवियर में, वो एरिया ऑफ गाइडेंस, जो गाइडेंस का क्षेत्र है जिसको आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी हर जगह है, खुद के जीवन में भी, व्यवसाय में भी, प्रशिक्षण में भी, सोसाइटी में भी, हर जगह। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए गाइडेंस की लोगों को ज़रूरत पड़ी है। सो दीज ऑल आर द रीजंस फॉर द गाइडेंस एक्सपेंशन। क्लियर है।
आगे आपका नेचर ऑफ गाइडेंस। देखिए नेचर ऑफ गाइडेंस को अगर हम कहें तो हम फॉलोइंग पॉइंट से समझ सकते हैं। नेचर का मतलब है कि गाइडेंस की क्या प्रकृति है। तो अगर आपको गाइडेंस पता है होता क्या है, तो बस वही उसकी प्रकृति है। उस प्रक्रिया को आपको पता है कि उस प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वही तो उसकी प्रकृति हो जाएगी। जैसे अगर कोई आपसे पूछे आपका नेचर कैसा है, तो आपके जो ट्रेट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वही तो आप बताएंगे ना कि आपका ये नेचर है, ये नहीं है, वही चीज़ है। सो ये भी इजी है। गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस। गाइडेंस क्या है? एक प्रोसेस है। गाइडेंस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। गाइडेंस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है वो अलग तथ्य है, और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और बदलाव के साथ, डायनामिक एंड नॉन स्टॉप। स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, बदलती रहती है। समय के अनुसार इसकी यूटिलिटी चेंज होती रहती है, व्यक्ति के अनुसार इसका गाइडेंस का रूप चेंज होता रहता है। गाइडेंस इज़ एजुकेशन इटसेल्फ। गाइडेंस स्वयं में एक शिक्षा है, क्योंकि ये आपको आपके सामने जो प्रेजेंट है उसके बारे में बेस्ट अल्टरनेट प्रोवाइड करती है। गाइडेंस इज असिस्टेंस प्रोवाइडर। एक प्रकार से आपका क्या है, ये असिस्टेंस प्रोवाइडर है। इट इज़ द इनिशियल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। चूँकि आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आप, जैसे आप देखेंगे आप किसी करिकुलम में जाते हैं, अगर आपके मम्मी पापा ही हैं, आपका बचपन में जब नाम भी लिखवाएं तो भी 4 लोग से पूछ के कि यार ये वाला स्कूल अच्छा है तो इसमें अपने बच्चे का नाम लिखवा दूँ, ये वाला अच्छा है, तो वो भी आपको कोई ना कोई गाइड करता बताया नहीं ये वाला ज़्यादा बेटर है, पास में है, आराम से हो जाएगा सब चीज़। आप जब बड़े होते हैं, जब आपके ऊपर आता है कि अब तुम अपने मर्जी से जाओ कॉलेज में, तो आप भी यही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इनिशियल प्रोसेस है किसका, एजुकेशन का, कि किसी को गाइड करना। गाइडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस फॉर ऑल, सबके लिए सेवा, यही आपका निर्देशन है। अगर गाइडेंस को याद रखना है तो सर्विस फॉर ऑल, ये सबके लिए निर्देशन है। जिसके पास पैसा नहीं भी, क्योंकि ये चीप होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है, काउंसलिंग की तरह, ठीक है। गाइडेंस इज सेल्फ डायरेक्शन। ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा, बता देगा, तो इसके कारण इसकी खुद की भी क्या है, एक दिशा है, ठीक है। देखिए नेचर काफ़ी इजी है इसका, जैसा कि हमने अभी देखा कि पहला तो ये खुद प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस है, डायनामिक है, एजुकेशन खुद के अंदर है, इनिशियल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, असिस्टेंस प्रोवाइडर है, एजुकेशन फॉर सर्विस फॉर ऑल है, और सेल्फ डायरेक्शन है। इसके अलावा गाइडेंस इज इंडिविजुअल सेंटर्ड। गाइडेंस क्या है आपका, ये व्यक्ति केंद्रित है, इंडिविजुअल सेंटर्ड है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बेस्ड है। जैसे कि अभी ऊपर आपने देखिए, याद करने का यही तरीका है जो आप को रिलेट करेंगे। जैसे एजुकेशन, गाइडेंस इज एजुकेशन इटसेल्फ, गाइडेंस इज द इनिशियल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, तो उसी तरह से आपको याद करना है। गाइडेंस क्या है, इंडिविजुअल सेंटर्ड है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बेस्ड है। गाइडेंस इज मेकिंग पोटेंशियल एक्चुअल। आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला, आप बहुत अच्छा कर गए, आपके अंदर वो काबिलियत थी, लेकिन बस किसी को गाइड करने की ज़रूरत थी, पीछे से थोड़ा सा स्पार्क लगाने की ज़रूरत थी बस, तो ये वो चीज़ है। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। गाइडेंस इज़ मोर आर्ट देन साइंस, मोर एन आर्ट देन साइंस। देखिए गाइडेंस को माना जाता है कि ये आर्ट भी है, कला भी है, और ये विज्ञान भी है, ठीक है, दोनों माना जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें रॉजर हैं जिन्होंने माना था कि भाई प्रोसेस ऑफ गाइडेंस इज साइंटिफिक, कि जो गाइडेंस की प्रक्रिया है वो साइंटिफिक होती है, लेकिन क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे कि जो नियम जिस हिसाब से गाइडेंस दिया जाता है वो सभी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर को देख करके साइंटिफिक तरीके से होती हैं, लेकिन इसमें आर्ट भी इन्वॉल्व होता है। कभी कभी सामने देने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी कला होती है कि वो चीज़ों को जल्दी भाप जाता है, उसके अंदर दूरदर्शिता होती है, वो गुण होता है, ठीक। बेसिक अजम्पशन ऑफ गाइडेंस। बेसिक अजम्पशन मतलब कि जो आपकी मूलभूत धारणाएं हैं किसकी, निर्देशन की। द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस आर बेस्ड ऑन सम बेसिक अजम्पशन। यहाँ पे देखिए आपकी यही बेसिक है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ टैलेंट। इसका सीधा सा मतलब है, आप इसको चाहें तो दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि हर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं, इसी कारण से उसके अंदर क्या है, सबके अंदर टैलेंट है। एक्सीलेंस इज पॉसिबल। अगर आपको सही दिशा दिया जाए तो आप एक्सीलेंस को एक्सेल कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, वो पॉसिबल है, वो ऐसा नहीं है। बस आपको उस क्षेत्र में, जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको जाने की ज़रूरत है, और वो किससे जाएंगे, गाइडेंस के थ्रू। प्रॉब्लम हिंडर्स ग्रोथ। ये बताता है कि जो आपकी समस्या है वो आपकी ग्रोथ को रोक देती है, तो उस समस्या का समाधान करिए, आगे बढ़िए, और समस्या का समाधान गाइडेंस के थ्रू होगा। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये तो सबको पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है, वही बात ये कह रहे हैं। इन्वायरमेंट प्रोवाइड इन नंबरेबल अपॉर्चुनिटीज़। देखिए
हमारे पास टैलेंट चाहे जैसा भी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमारे पास बराबर आती है। तो इन्वॉल्वमेंट में कई जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाएगा, तो बेटर है कि उस पर बैठ के रोने से अच्छा है कि आप सर्च करिए। तो ये गाइडेंस कहता है कि भाई प्रॉब्लम है, आपके अंदर टैलेंट है, यूनिकनेस है, बस आप अपने वाले रास्ते को सर्च करने की कोशिश करिए और ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक अजम्पशन, और इन बेसिक प्रिंसिपल अजम्पशंस को बनाने के लिए जो गाइडेंस का प्रिंसिपल है हमें उसका हेल्प लेना चाहिए, ये बता रहे हैं। ठीक है, नीड ऑफ फॉलो अप सर्विसेज। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट, आज तक जितना भी आपका पूछा है 2022 का, 20 का, 19 और 21 में, चूंकि आपका 50 नंबर का पेपर आया था तो इसलिए मैंने 21 वाले पेपर को इंक्लूड नहीं किया, बट फिर भी उसके भी क्वेश्चन आपके इसमें आ जाते हैं। जो क्वेश्चन है इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे जेंडर स्कूल वाले पेपर में आप देखेंगे तो वहाँ रिपीटेड क्वेश्चन कम है, बट यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी है। तो ये आपका जितना मैं बता रही हूँ आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका कोई छूटेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, और जैसा कि पेपर पैटर्न देखा मैंने, 12 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा, तो 2 क्वेश्चन आपको जो है 10 ही करने होते हैं, तो 2 आपको वैसे भी जो है छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका इतना अगर आप शॉर्ट पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आप लॉन्ग में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखा है तो। देखिए, नीड ऑफ फॉलो अप सर्विसेज। द फॉलो अप सर्विसेज बिगिन्स बिफोर द स्टूडेंट कंप्लीट देयर स्टडीज़ एंड लीव कॉलेज। जैसे मतलब बच्चा मान लीजिए क्लास 12th में है या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, तब इसका शुरू होता है फॉलो अप सर्विसेज। जैसे होता है ना कि बोरिया बिस्तर बांधो, तो बांधने से पहले जैसे कल निकलना तो आज से ही हम पैकिंग करना शुरू करते हैं, वही वाला हाल फॉलो अप सर्विसेज का याद रखेंगे कि बच्चे को स्टडीज़ जो है कंप्लीट हो गई हैं या फिर अब वो कॉलेज छोड़ने वाला है तो ठीक उसके पहले से उसकी शुरुआत की जाती है, पहले से, बिफोर, आफ्टर नहीं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस सर्विस। गाइडेंस सर्विस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपसे नीड पूछा है कि फॉलो अप सर्विसेज की ज़रूरत क्यों है। स्टूडेंट एंड टीचर रियलाइज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि जो बच्चे हैं और जो आपके टीचर हैं दोनों को क्या हो, जो एजुकेशनल एम है उसके रियलाइजेशन हो सके। हेल्प टू डिस्कवर द नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स इन डिफरेंट क्लासेस। जब आप फॉलो अप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, बच्चे को दिखाते हैं, बताते हैं, तो पता लगता है कि भाई इतने सारे बच्चों ने ये छोड़ दिया, इतने सारे बच्चे, जैसे आप सुनेंगे ना कि जब आपको कोई नौकरी के बारे में बताया जाता है तो कहा जाता है कि इसमें इतना स्कोप है लेकिन बच्चे जाते नहीं हैं, बच्चों के अंदर काबिलियत, तो आप सोचते हैं कि यार इस फील्ड में जाने लायक है, तो आपको कहीं ना कहीं एक डेटा देने का काम फॉलो अप सर्विसेज में किया जाता है, आगे के लाइफ के लिए प्रिपेयर करने का काम किया जाता है, एक तरीके से एनकरेजमेंट दी जाती है। ठीक है, फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल करिकुलम। जो आपका स्कूल करिकुलम है उसमें मॉडिफिकेशन के लिए आपको ज़रूरत है फॉलो अप सर्विसेज की, क्योंकि उसके माध्यम से जो बच्चे लास्ट में होते हैं उनसे भी पूछा जाता है तो वो भी अपनी राय बताते हैं कि भाई ये चीज़ें तो काम की नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। यूज़फुल इन फाइंडिंग आउट जॉब अपॉर्चुनिटी। और यहीं से जब वो कॉलेज या स्कूल को छोड़ रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना है, फुल टाइम जॉब करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे पता लगेगा, सारी ओरिएंटेशन क्लास यहाँ पर होती है। प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल स्टैटिस्टिक्स कि किस ऑक्यूपेशन में, किस वोकेशन में कितना डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो आपका डेटा प्रोवाइडिंग का जो काम है वो दिया जाता है कि ये क्षेत्र में ज़्यादा ट्रैफिकिंग है, ये क्षेत्र में कम है, इस प्रकार से। प्रिपेयर फॉर न्यू लाइफ, उनको एक नए जीवन के लिए तैयार करना। इसके साथ ही आपका हो जाएगा एनकरेजमेंट, उनको क्या करना, एनकरेज करना। क्लियर है कि एनकरेजमेंट। सो ये आपका पूरा टोटल जो है जितना भी आपका 23 या 24 जितने भी आपके क्वेश्चन थे 23। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है तो वो लॉन्ग में कवर है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो केस स्टडी हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड मैं बता देती हूँ। केस स्टडी हो गया, जब हम केस स्टडी वाला जब हम टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस को पढ़ेंगे ना कि उसके अंदर जो आपके स्टैंडर्डाइज मेथड और नॉन स्टैंडर्डाइज मेथड है उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। वहाँ भी मैं आपको बता दूंगी कि भाई ये शॉर्ट में पूछा गया तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो जितना भी वीडियो प्लेलिस्ट में है वो सारी वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और अपडेटेड मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देख कर जाएंगे तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आपके अंदर अपने अंदर से थोड़ी भी क्रिएटिविटी है तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा 80-85 प्लस आप इजीली लेकर आ सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सब मैंने लॉन्ग में ऑलरेडी लिखा हुआ है, कवर है। इसके अलावा क्यूमुलेटिव क्या होता है, तो क्यूमुलेटिव से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, बहुत ईजी है। अच्छा, क्यूमुलेटिव का फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट जैसे पेपर में है लॉन्ग में, तो फॉर्मेट को जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिनको चाहिए टेलीग्राम पर जो है सेंड कर दूंगी। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, राजर्षि क्लासेस के नाम से ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा।
और इसके अलावा वहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। वो फॉर्मेट आपके 4th यूनिट में लॉन्ग में क्यूमुलेटिव हर साल पूछा ही पूछा है। तो जब ये पूछा है तो अगर वो काफ़ी आसान है क्यूमुलेटिव, और फॉर्मेट बनाना भी काफ़ी आसान है, कुछ करना नहीं है उसमें। फॉर्मेट आप देख लीजिए, हिंदी या इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों में मैं दे दूँगी। उसको आप बना करके एक क्वेश्चन आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपका होगा, ये निश्चित है आना ही आना है आपका। ठीक, तो जो भी आपका शॉर्ट में 3-4 जो इजी क्वेश्चन है वो बच गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट जो है लॉन्ग कंटेंट में कवर कर लेंगे, इसलिए मैंने इसमें नहीं किया। बाकी आपके जितने न्यू क्वेश्चन थे, कुछ तो मैंने लॉन्ग में कवर भी किया था, उसको मैंने इसमें लिख भी लिया है, बट टाइम की कमी की होने की वजह से जब मैंने वहाँ लिखा था तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है सेशन पसंद आया होगा। अगर चैनल पर अभी तक आपने जो है जुड़े नहीं हैं परिवार के साथ, तो आप ज़रूर जुड़ जाइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे भी। और इसके साथ ही सेशन कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़, जैसे आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आपके एक कमेंट से, आपके एक मोटिवेशन से हमें काफ़ी जो है अच्छा लगेगा। इसके साथ ही जो ये कंटेंट है वो एग्ज़ाम में आपके हेल्प करता है कि नहीं, आप ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।